जय हिंद एवरीवन। आज मैं बायोलॉजी की वन शॉट मैराथन क्लास लेकर आया हूं। मैं जानता हूं कई बच्चे तो ऐसे हैं जो बायोलॉजी रिवाइज भी नहीं कर रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, पर घबराने की जरूरत नहीं है। आज जो सेशन मैं लेकर आया हूं इसमें एनडीए के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे टॉपिक कवर करने वाला हूं जो यूपीएससी रेगुलर पूछती है। और एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन बायो के पक्के हैं। अगर आप इस सेशन को एंड तक देखने वाले हैं तो आपको 8 से 9 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। घबराइए मत, आपका क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक किससे है, सेल। और आप पिछले 2-3 साल में देखेंगे सेल से संबंधित क्वेश्चन रेगुलर यूपीएससी दे रही है। अब क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है विद डायग्राम्स विद कांसेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा बहुत इजी वे में, और छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताऊंगा कि जहां अब अगर कंफ्यूजन भी है, कुछ भूल भी गए हैं, तो ऑप्शन बेस्ड या शब्दों के खेल से कैसे आप यूपीएससी को चकमा दे सकते हैं आप वो सीखेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है सेल को लेकर के। यहां पर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल ऐसा है जो प्लांट और एनिमल सेल में कॉमन है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो सेंट्रियोल है, ये शब्द आपने पढ़ा होगा सेंट्रोजोम में। ठीक है, अब इनमें एक वर्ड ऐसा है टोनोप्लास्ट, जो आपके लिए हो सकता है कुछ बच्चों के लिए नया है, पर यहां पे एक वर्ड में यहां लिख रहा हूं वैक्यूल। अब शायद आपके लिए ये इजी हो जाएगा। तो ध्यान रखें, सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो भी प्लांट सेल में, तो वो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। सेंट्रोजोम जो एनिमल सेल में पाया जाता है, ये सेंट्रोजोम के अंदर होते हैं सेंट्रियोल्स। तो पहले तो आपको ये दो शब्द समझ में आ गए, ये दोनों क्या है, सेल ऑर्गेनल। यूपीएससी ने थोड़ा सा ट्रिक क्या करी, सेंट्रोजोम ना लिख के सेंट्रियोल्स लिख दिया और वैक्यूल ना लिख के टोनोप्लास्ट लिख दिया। इन दोनों शब्दों के बारे में आपको पता ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दिस इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल, और जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्लांट सेल में मौजूद होता है जो फूड बनाने के लिए मदद करता है। ठीक है, अब जो ऑर्गन कॉमन है तो ध्यान रखें, प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो कॉमन सेल ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। देयर इज सर्टेन डिफरेंस, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस भी है। जैसे सबसे पहला डिफरेंस आता है बेटा सेल वॉल का, जो प्लांट सेल में मौजूद है एनिमल सेल में नहीं है। दूसरा सेंट्रोजोम का, ये सेंट्रोजोम एनिमल सेल में है प्लांट सेल में नहीं है। तीसरा डिफरेंस आ जाता है प्लास्टिड्स का। प्लास्टिड्स का मतलब जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। चौथा डिफरेंस आ जाता है आपका वैक्यूल का, जो कि प्लांट सेल में मौजूद होते हैं काफी बड़े, लेकिन एनिमल सेल में टेम्पररी और स्मॉल होते हैं। तो यहां पर उन्होंने कॉमन सेल ऑर्गेनल पूछा था। मैं डायग्राम में भी आपको दिखा देता हूं। देखो यहां डायग्राम में आपको प्लांट सेल में आपको दिख रहा होगा, दिस इज वैक्यूल। देखो साइज आप देख रहे हैं, ठीक है। ये आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा होगा, फूड बनाने में मदद कर रहा है। देन देयर इज वन माइटोकॉन्ड्रिया, इजंट इट। तो ये आपका प्लांट सेल का डायग्राम है। ओके, इसमें आपको सेंट्रोजोम नहीं मिलेगा क्योंकि प्लांट सेल के अंदर खुद डिवाइड होने की क्षमता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग इनमें से कौन सा ऑर्गेनल ऐसा है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। यानी कि आप ध्यान रखें, सेल के अंदर 3 ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनकी डबल लेयर्स होती है, और वो कौन कौन से हैं तो आप नोट कर लीजिए। एक तो न्यूक्लियस होता है, एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अब इनमें एक आपका प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट, तो ये 3 ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो डबल लेयर मेम्ब्रेन के होते हैं। तो ऑप्शन में हमारे पास प्लास्टिड्स आ रहा है, तो हमारे पास आंसर भी डेल्टा हुआ। बाकी 3 भी समझिए। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस इज नॉट डबल लेयर मेम्ब्रेन। लाइसोसोम और राइबोसोम, तो राइबोसोम भी बता देता हूं। राइबोसोम बेटा ये सबसे छोटे ऑर्गन्स माने जाते हैं। सेल ऑर्गेनल में सबसे छोटा ऑर्गन कौन सा है, राइबोसोम, जो प्रोटीन बनाने के काम आता है। और ये जो न्यूक्लियोलस है ना बेटा, ये न्यूक्लियोलस ही फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स राइबोसोम। ये लाइसोसोम क्या है, ये लाइसोसोम खाने को पचाने में मदद करता है, और इसके अंदर एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी होता है जो कि इंजर्ड या डेड डैमेज सेल को मारने के लिए काम आता है। तो ये लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो मैंने आपको चारों ऑप्शंस भी बता दिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है द न्यूक्लियस इज नॉट इंपॉर्टेंट एज द साइट ऑफ, ठीक है। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। यहां वो कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रोसेस, कौन सी प्रक्रिया न्यूक्लियस के अंदर नहीं होती। ध्यान रखना, जो सेल होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। डीएनए 3 जगह पाया जाता है, आप ध्यान रखें। डीएनए इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन क्लोरोप्लास्ट एंड इन न्यूक्लियस। 3 जगह डीएनए पाया जाता है।
जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए तो सेल में हर जगह होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर भी आरएनए पाया जाता है। तो ये आरएनए न्यूक्लियोलस ही तो बनाता है, न्यूक्लियोलस ही आरएनए सिंथेसिस करता है। ठीक है, आपने एक प्रोसेस सुना होगा, मैंने आपको बताया भी होगा शायद, जैसे डीएनए से अगर आप आरएनए बनाना चाहते हैं और आरएनए से अगर प्रोटीन बनाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं और आरएनए से वापस डीएनए बनाया जा सकता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए बनाया जा सकता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से आरएनए नहीं बनता। डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। तो ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा, तो डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसके बाद क्या कर रहा है? सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल यूनिट। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था, पहले वाले क्वेश्चन में, न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है, तो ये भी पाए जाते हैं। अब बचा क्या? प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम राइबोसोम का है, न्यूक्लियस का नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इसलिए आंसर हो गया डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स इसलिए बताया कि आपको डीएनए और आरएनए से संबंधित चीज पता होनी चाहिए कि आखिरकार ये डीएनए आरएनए क्या है। देखो, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इस क्रोमोसोम्स को हम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक न्यूक्लिक एसिड और एक आपका हिस्टोन प्रोटीन। ये क्रोमोसोम कुछ इस तरह के नजर आते हैं। ठीक है, और बीच में ये है क्रोमैटिड्स, दीज आर क्रोमैटिड्स। ये क्रोमैटिड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं एक प्रोटीन के द्वारा जिसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा? हिस्टोन प्रोटीन। और इसी हिस्टोन प्रोटीन के इस सेंटर पॉइंट को हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर इज मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा, इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर पेंटोज शुगर होती है, एक डीएनए, एक आरएनए, उसके बाद एक नाइट्रोजनस बेस होता है। ये नाइट्रोजनस बेस को न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं, और एक फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप। फिर इस नाइट्रोजनस बेस में डिपेंड करता है कि आपके पास पाइरिडीन बेस है या प्यूराइन बेस है। पाइरिडीन बेस और जो प्यूराइन बेस है, दोनों ही मौजूद होते हैं, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ये दोनों होंगे। अब इस पाइरिडीन बेस में अगर थायमीन और एडेनिन है, साइटोसिन और ग्वानिन है, तो ये डीएनए है। लेकिन अगर यूरेसिल, तो आप ध्यान रखेंगे आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल और डीएनए में पाया जाता है थायमीन। बाकी सब कॉपी पेस्ट है, बाकी सब सेम रहता है। आरएनए और डीएनए में एक डिफरेंस किस चीज का है कि उसके नाइट्रोजनस बेस के पाइरिडीन बेस में आरएनए है तो यूरेसिल, डीएनए तो थायमीन। तो ये आप जरूर चार्ट ध्यान रखें, चाहे तो आप इसकी फोटो भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम नहीं है या फीचर नहीं है वो पूछा गया है। यहाँ पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। आप मुझे बताएं, हमारे जो शरीर की जो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में जो हमारा शरीर उसको स्टोर करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जरूरत पड़ने पर वही माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो इसका मतलब जो रेस्पिरेशन होता है, सेल का रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर ऑफ सेल का मतलब क्या है? हमें जीवन जीने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है, और उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कह रहे हैं। तो पहला तो आंसर नहीं हो सकता। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यही हमारा आंसर है। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें प्रो का मतलब होता है बेटा फॉल्स या नो, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक का मतलब जिसमें सेल ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता। और जब सेल ऑर्गन एब्सेंट है तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। जबकि यूकैरियोटिक जो होते हैं ये कंप्लीट सेल होते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गन सब प्रेजेंट होते हैं। और इन्होंने पूछा था क्या माइटोकॉन्ड्रिया का जो कैरेक्टर नहीं है, तो यही माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट इन प्रोकैरियोटिक, हमारा आंसर यही हुआ। बाकी ऑप्शन भी देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए राइबोसोम होता है, तो आप ध्यान रखें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, ये तीन ऐसे हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है, जिनके पास अपना डीएनए मौजूद होता है। और राइबोसोम्स जो हैं, ये राइबोसोम भले ही न्यूक्लियोलस बना रहा है, लेकिन ये राइबोसोम न्यूक्लियोलस से निकल के, न्यूक्लियोलस ने बनाए, न्यूक्लियस से बाहर निकले, ये
कुछ तो ईपीआर के संग अटैच हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद उन्हीं ईपीआर को रफ ईपीआर कहते हैं और ये फिर प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। कुछ राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के पास चले जाते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, क्योंकि हमारे शरीर को 22 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो तरह तरह के प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम का है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं। चौथा कह रहा है कि इनर स्पेस। अब ध्यान रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, जैसे यहां पर आपको डायग्राम में दिखाया था मैंने, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, तो इसमें स्ट्रक्चर आप देख लो ना कैसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन है। तो जो फिंगर जैसा प्रोजेक्शन है इसको आप बोलते हैं क्रिस्टे, और इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में ही आपको यही बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड होता है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो 1, 2 और ये 3 स्टेटमेंट सही है, यही स्टेटमेंट गलत है और उन्होंने गलत पूछा था। ओके बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन। मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल दैट कंटेन एंजाइम फॉर, अच्छा अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फॉर्म करता है। अब ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आ गया, आप ध्यान दें, इस इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। यहां पर आपको इन दोनों सेल ऑर्गन्स के बारे में तो पता है। वैक्यूल का काम क्या होता है? स्टोर करना फूड, मिनरल, वाटर। लाइसोसोम का काम मैंने बता दिया आपको, सुसाइडल बैग होते हैं, ये फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ये दोनों क्या है? तो ध्यान रखना, दीज आर माइक्रोबॉडीज, ये सेल के अंदर माइक्रोबॉडीज हैं। लेकिन अगर मैं ग्लायोक्सिसोम्स की बात करूं तो ये ग्लायोक्सिसोम्स केवल प्लांट सेल में मौजूद होते हैं। किसमें मौजूद होते हैं? प्लांट सेल। जबकि पैरोक्सिसोम्स एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं। ये ग्लायोक्सिसोम्स एक प्रकार से प्लांट सेल के अंदर पाए जाने वाले स्पेशलाइज्ड पैरोक्सिसोम्स हैं। क्या है? स्पेशलाइज्ड पैरोक्सिसोम्स। इन ग्लायोक्सिसोम्स का काम होता है लिपिड्स को शुगर में कन्वर्ट करना। अब आप एग्जांपल से समझिए, अगर आपने एक बीज जमीन के अंदर बोया, अब उस जमीन के अंदर उस बीज को सनलाइट तो नहीं मिल रही, तो फिर वो अपना फूड कैसे बनाएगा? तो सरवाइव करने के लिए, जर्मिनेशन तक सरवाइव करने के लिए यही ग्लायोक्सिसोम्स एंजाइम्स एक्टिवेट करते हैं और उस लिपिड्स को शुगर में कन्वर्ट करते हैं, जिससे उस सीड को एनर्जी मिलते रहे जब तक कि उसमें से जर्मिनेशन नहीं होता। एग्जांपल से समझ में आया? पैरोक्सिसोम्स का ध्यान रखना, ये पैरोक्सिसोम्स एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनका काम होता है डिटॉक्सिफाई करना। क्या काम होता है बेटा इनका? डिटॉक्सिफाई करना। जैसे कोई अल्कोहल लिवर में गया, किडनी में गया, तो उस अल्कोहल में क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कन्वर्ट करके बना देंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेंगे ऑक्सीजन के साथ मिलके हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, और क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं ये, तो पेरोक्साइड की वजह से इनको क्या नाम दिया गया? पैरोक्सिसोम्स। और लेटर ऑन यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फिर ये ब्रेक कर देते हैं वाटर एंड ऑक्सीजन में। तो इसीलिए आप ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा सेल ऑर्गन है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म करता है, और हमारे पास आंसर आ गया डेल्टा। ओके, तो इजी रहा ना? तो इसलिए बोल रहा हूं एंड तक इस सेशन को आप देखिए, और खासकर जिन बच्चों ने बायो से अभी भी दूरी बनाए रखी है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सिर्फ ये सेशन आप नोट करके जाइए, रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, एंड तक आपको बायोलॉजी में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल सेमी परमेबल है? अब आप सिर्फ एक वर्ड पर ध्यान देना, ऑर्गेनल। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ सेमी परमेबल वर्ड पढ़ते हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि सेमी परमेबल कौन है इसमें से, उन्होंने कहा ऑर्गन। तो ध्यान रखना, ऑर्गन इनमें से केवल एक ही है, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन ऑर्गन नहीं है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और सेल वॉल, सेल वॉल तो सबसे बाहरी लेयर होती है प्लांट सेल की। तो न्यूक्लियस जो होती है ये सेमी परमेबल है, और न्यूक्लियस इज अ सेल ऑर्गेनल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। अब आपको यहां पर 4 शब्द दिए गए हैं, तो आपको पहले बता दूं, थोड़े टफ लग रहे हैं। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनमें से जो पेक्टिन और ये जो आपका लिग्निन है, ये दो ऐसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो प्लांट सेल की सेल वॉल में पाए जाते हैं। प्लांट सेल की सेल वॉल में पाए जाने वाले सेल्यूलोज, पेक्टिन और लिग्निन, ये 3 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, जो काइटिन नाम का ये कार्बोहाइड्रेट है, ये इंसेक्ट्स में मिलता है। किस में मिलता है बेटा? इंसेक्ट्स में मिलता है। ओके, तो आप ध्यान रखें, यहां उन्होंने पूछा है कि इनमें से प्लांट सेल वॉल में क्या पाया जाता है, तो आंसर हो गया हमारे पास चार्ली 1 और 2। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या पाया जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखें, बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है। अब यहाँ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बैक्टीरिया तो
के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती। तो एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल होती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं ऐसे जिसमें फंगस की सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल, प्लांट्स की सेल वॉल, इंसेक्ट की सेल वॉल को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द टोटल जेनेटिक मटेरियल विद इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज। तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स। बेटा जो क्रोमोसोम्स है ना, अब बच्चे सोच रहे होंगे जेनेटिक मटेरियल का मतलब डीएनए। क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए, मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन। ये मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। व्हाट इज दिस जीन पूल? एक्चुअली में जीन पूल का मतलब क्या होता है, किसी भी स्पीशी की पॉपुलेशन में अगर किसी चीज का वेरिएशन है, मानो काऊ की एक पॉपुलेशन है, गाय बहुत सारी गायें हैं, अलग अलग कलर की गायें हैं, रंगों की गायें हैं, तो उस काऊ की पॉपुलेशन में जो कलर का वेरिएशन आया वो जीन्स की वजह से आता है। तो द सम ऑफ जीन वेरिएशन प्लस एल, ठीक है, सम ऑफ जीन वेरिएशन प्लस एल इज कॉल्ड एज जीन पूल। यानी कि जो टोटल जीन वेरिएशन का सम है उसको जीन पूल कहा जाता है। जबकि उन्होंने पूछा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अच्छा जेनेटिक कोड क्या होता है? तो डीएनए के अंदर आपने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपने पायरिडीन और प्यूराइन बेस पढ़ा। तो ये जेनेटिक कोड का मतलब क्या होता है, ये जो आपके एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये जो आपके ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, तो इन पर्टिकुलर ग्रुप्स की इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो 3-3 के सेट में बनता है। ठीक है, एक्चुअली में अगर कोई प्रोटीन बनना है तो कौन से अमीनो एसिड के ग्रुप के कॉम्बिनेशन से वो प्रोटीन बनेगा, उसी के सेट को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, किसी प्रोटीन को बनाना है। मैंने आपको बोला हमारे शरीर में 22 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हम कुछ तो प्रोटीन बाहर से ले लेते हैं, कुछ हमारा शरीर खुद बनाता है। तो प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से। तो कौन से अमीनो एसिड के ग्रुप के लिंक से कौन सा प्रोटीन बनना है, तो उसी अमीनो एसिड के ग्रुप को, अमीनो एसिड के सेट को, जो कि 3-3 के सेट में होते हैं, उसी को कहा जाता है कोडॉन या फिर जेनेटिक कोड। अच्छा, अब जो डीएनए होता है, आपने सुना होगा कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, किसी भी जैसे स्पर्म सेल है या फिर एग है यानी कि ओवम, तो इसके अंदर 23 और इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स। तो 23 क्या है? दीज 23 आर क्रोमोसोम्स। ओके, और जाइगोट के अंदर कितने होते हैं बेटा? जाइगोट के अंदर होते हैं 46। तो जो टोटल जेनेटिक मटेरियल है वो तो 46 हुआ ना। तो दिस जेनेटिक मटेरियल, जो टोटल डीएनए का मटेरियल है, उसको जीनोम कहा जाता है। ठीक है, तो यहां यूपीएससी ने थोड़ा सा डिटेल में 11-12 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा करके दिया है, तो आपको मैंने चारों शब्द भी समझाए। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आए होंगे और इजी भी लगा होगा। ये आप देखें फिर से, डायग्राम को अच्छे से पढ़कर जाएं। मैं बार बार ये डायग्राम इसलिए कह रहा हूं, ये इसलिए लेकर आया हूं कि अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, आप जितने भी डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी की 11-12 की किताब से आप डायग्राम को लेबल के साथ पढ़कर जाएंगे तो आपको बायो के पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी और इजी भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं फॉलो करने के लिए क्या बोल रहा हूं, एनसीईआरटी बायोलॉजी जो है एनसीईआरटी फॉलो करें 11-12 की। अच्छा, क्वेश्चन है, इनमें से किसको सेल विद इन अ सेल कहा जाता है? अब आप कहेंगे सर सेल के अंदर सेल, हमने तो ये पढ़ा था कि सेल सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है, पर यहां पर कहने का उनका मतलब क्या है, वो अभिप्राय क्या है, मींस एक ऐसा ऑर्गन है जो काफी सारे काम खुद कर लेता है, एक फंक्शनल यूनिट की तरह। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट और एक न्यूक्लियस, ये अपना काम, देखो न्यूक्लियस को भले ही ब्रेन, कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहा जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे हैं जो काफी सारे काम खुद भी कर लेते हैं। तो उनमें से जो क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनल है ना बेटा, जो कि फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो दिस क्लोरोप्लास्ट हैज ओन प्रोटीन, डीएनए एंड इट इज अ सेमी ऑटोनोमस बॉडी, काफी सारे काम खुद कर लेता है। तो इसी क्लोरोप्लास्ट को, जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स ये ऑर्गन है, तो इसी क्लोरोप्लास्ट को सेल विद इन अ सेल कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये नहीं कह रहा है कि सेल के अंदर एक सेल है, यस,
पर अभिप्राय यही है, उसको फ्रेज की तरह यूज किया गया है कि क्लोरोप्लास्ट काफी सारे फंक्शन खुद कर रहा है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो न्यूक्लियस अदर देन न्यूक्लियस, अच्छा, इनमें से किन किन चीजों में डीएनए, बहुत सिंपल है, मैंने आपसे अभी आपको बताया 3 सेल ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। तो अब आपके पास ऑप्शन में क्या है, केवल माइटोकॉन्ड्रिया आया हुआ है, तो ये आपके पास आंसर हो गया। ये तो खैर इजी है। क्वेश्चन इज, इनमें से आपको बताना है कि जो कॉमन है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, दोनों में कॉमन है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि प्लास्टिड्स एक ऐसे सेल ऑर्गन्स हैं जो केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम ये दोनों प्लांट्स में भी हैं और एनिमल सेल में भी है। तो हमारे पास आंसर हो गया चार्ली। ये तो आपको डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन, इनमें से आपको बताना है कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। आप ध्यान रखो, मैंने बोला देयर इज अ सेल, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस है, और यही न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है, और यही राइबोसोम क्या करता है, इसका काम है प्रोटीन बनाना, तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो यही राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाने का काम, इसका काम सिर्फ प्रोटीन बनाना है, तो यही राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाने में मदद कर रहा है। भाई क्लोरोप्लास्ट का काम हो गया फूड बनाना, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड कराना, लाइसोजाइम का काम होता है, इसके अंदर एक एंजाइम है सुसाइडल बैग या फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करना। तो आंसर हमारे पास हो गया डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रियोल टेक पार्ट। अब ये सेंट्रियोल वर्ड ध्यान रखिए, मैंने आपको बोला था वी हैव सेंट्रोसोम, हमारे पास सेंट्रोसोम है, और सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर खुद डिवाइड होने की क्षमता होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। एनिमल सेल में जो सेंट्रोसोम होते हैं, इनका काम होता है हेल्प करना सेल डिवीजन में। अब ये सेल डिवीजन में मैं कैसे मदद करेंगे, सेंट्रोसोम इस तरह के होते हैं, देखना ध्यान देना, ठीक है। इसके अंदर ये जो डॉट्स बने हुए हैं, दीज आर सेंट्रियोल्स। मान लो ये मार्कर है, इसके आगे का जो पोर्शन है ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन साइडवेज ये स्टिक की तरह दिख रहा है, स्टिक की तरह, तो ये सेंट्रियोल्स हैं। तो ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं सेंट्रोसोम्स में होते हैं। ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, सेल डिवीजन जब होना होता है तो ये अपने आप को पोलराइज कर लेते हैं, पोल्स अपार्ट, और फिर इसके अंदर से रेशा निकलना शुरू होता है, एक स्पिंडल निकलना शुरू होता है, जो अपने आप को किससे अटैच कर लेता है, क्रोमोसोम्स के संग अटैच कर लेता है, और फिर क्रोमोसोम्स के संग अटैच होकर ये पुशिंग एंड पुलिंग स्टार्ट कर देते हैं, और फिर ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद सेल डिवाइड हो जाता है। तो सेंट्रियोल टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, यस। सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन एनिमल्स, मैंने बताया, ये भी यस। तो आंसर हो गया हमारे पास चार्ली। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कंपाउंड। अब देखो इन्होंने फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा, ध्यान रखें, जो प्लास्टिड्स होते हैं बेटा, प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं, एक क्लोरो, एक क्रोमो और एक ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फूड बनाना, क्रोमो का मतलब होता है ये क्रोमो कलर प्रोवाइड कराता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पार्ट होता है, ये स्टोर करता है, प्रोटीन वगैरह सिंथेसाइज करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो फूड बनाता है उसमें एक प्रोसेस आता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में आपने सुना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ध्यान रखें, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये बनाते हैं ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज बनता है ये एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ग्लूकोज की यूनिट क्या है, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो पॉलीसैकेराइड बनता है, और इस फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, प्लांट्स को मिलता है, वो है स्टार्च। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के संग सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो सबसे पहला फूड प्रोडक्ट बनता है वो स्टार्च बनता है, और ये जो स्टार्च बना ये आपका पहला विजिबल प्रोडक्ट हुआ, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या हो गया बच्चों, स्टार्च। यही पूछा है उन्होंने, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज की एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। तो बच्चों देखो, क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताया, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए मैंने आपको यहां देखो क्या लिखा, क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है ना बेटा, ये क्लोरोफिल एक ग्रीन रंग का पिगमेंट होता है, और ये ग्रीन रंग का पिगमेंट खाना बनाने में मदद कर रहे हैं, और ये ग्रीन रंग का पिगमेंट ग्रीन किस वजह से होता है, मैग्नीशियम की वजह से। यही उन्होंने पूछा है, तो आंसर हमारे पास क्या हुआ, चार्ली। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो ग्रीन पिगमेंट
लीफ में पाया जाता है एलिमेंट, तो अगेन क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर पूछ लिया गया है, मैग्नीशियम। ठीक है, आपको लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं, आपका एक टॉपिक यहां कवर हो जाता है। आप जो भी बच्चे बायो से डरते हैं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप अब उसको अच्छे से समझ भी रहे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके एंड मोमेंट में बायो रिवाइज हो जाए और इसको आप एंड तक देखिए, आपके लिए इजी होने वाला है। ठीक है, और कंफर्म आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको शब्द जो टफ लगते थे वो इजी लगने शुरू हो जाएंगे। टॉपिक डाइजेशन को लेकर है। सबसे पहले आप डाइजेशन के इस डायग्राम को नोट कर सकते हैं, आप इसकी फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसमें कुछ आपको ग्लैंड्स बताए गए हैं। बच्चों, दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन और एक होते हैं एंडोक्राइन। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये हार्मोन ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बनाते हैं बेटा एंजाइम। क्या बनाते हैं ये? एंजाइम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या बनाते हैं? हार्मोन्स। ये एंजाइम्स ऑर्गन में सिक्रीट करते हैं क्योंकि इनकी डक्ट होती है, और ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं ब्लड में क्योंकि इनकी कोई डक्ट नहीं होती। तो यहां पर आपको कुछ ग्लैंड्स दिख रहे हैं, जैसे माउथ में यहां पर पाए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर दिख रहा होगा पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ये दोनों तरह का ग्लैंड है। ये एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन भी बनाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये 5 एंजाइम सिक्रीट करता है। इसके बाद जो लिवर है, लिवर क्या बना रहा है बेटा? बाइल बना रहा है। गॉल ब्लैडर में जाकर के वो स्टोर हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये डायग्राम में आपको लेबल के साथ थोड़ा मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको याद रखें। ये डायग्राम एक्चुअली में किस चीज का है? एलिमेंट्री कैनाल, ये ग्रास नली है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जिसका डायमीटर वेरी करता है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, लिवर, पैनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड्स, ये कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, खाना इसमें नहीं जाता, ये केवल डाइजेशन में मदद करते हैं बच्चों। तो आप इसकी फोटो ले सकते हैं। अच्छा, यहां मैंने आपको स्टमक का भी डायग्राम दिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में कभी कभी लेबल डायग्राम को लेकर के, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को लेकर, ऑर्गन के पार्ट्स को लेकर के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे एग्जाम में पाइलोरस के बारे में आ चुका है। ये पाइलोरस क्या है? ये ओपनिंग है बेटा, इट इज द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडेनम। ठीक है, स्टमक का ऊपर वाला पार्ट है फंडस, ये वाला पार्ट है कार्डिया, बीच में बॉडी और आखिरी का पाइलोरस, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1, विलाय। अब सबसे पहले तो विलाय क्या होता है? देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक डियोडेनम, एक जेजुनम और एक इलियम। ठीक है बेटा, तो जो डियोडेनम है ये एक यू जैसा स्ट्रक्चर होता है, जेजुनम एक पैसेज है, इलियम जो होता है, इलियम के अंदर हमें कुछ फिंगर जैसे प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। जैसे आपके कमरे के बाहर, घर के बाहर डोरमैट होता है, डोरमैट में छोटे छोटे फिंगर प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है ना, तो वो मिट्टी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो लाइकवाइज यहाँ पर हमें छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इस इलियम में। इनका काम होता है जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेना। तो इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलाय बोलते हैं। ये उन्हीं विलाय की बात कर रहे हैं। तो विलाय आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में मदद कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, स्टमक की बात कर लेते हैं। ये जो हमारा स्टमक है बेटा, दिस स्टमक में आप इसकी स्टमक की दीवारों से HCl निकलता है। HCl का काम क्या होता है? HCl का काम होता है जो फूड हमारे बक्कल कैविटी से होते हुए HCl में आया है उसको एसिडिक बनाना। फूड को क्या कर दिया HCl ने? एसिडिक बना दिया और बैक्टीरिया को भी मारा। यहां पर इसी फूड को चाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? चाइम बोला जाता है। अच्छा, इसी स्टमक से पेप्सिन और रेनिन, ये 2 एंजाइम सिक्रीट होते हैं। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को कन्वर्ट करना और रेनिन का काम होता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना। और ये दोनों हार्मोन, अब ये भी ध्यान रखना कि ये जो दोनों हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन बेस्ट काम करते हैं, बेहतर काम करते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट में। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो आपको ये चीज समझ में आई, स्टमक से क्या क्या चीजें निकल रही हैं, क्या क्या काम है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है? स्टमक में फूड जो है मिक्स हो जाता है एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ। गैस्ट्रिक जूस का मतलब स्टमक से निकलने वाले एंजाइम को गैस्ट्रिक जूस कहते हैं जिनका pH 1 से 3 के बीच में होता है, इसलिए एसिडिक हो गया और यहां पर ये चाइम बोलते हैं। बिल्कुल सही बात। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इलियम में हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला इलियम के अंदर
नेचर ने एक अलग से मैकेनिज्म दे दिया है उस फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसका नाम विलाय है। तो इसके अलावा एक चीज और देखना, जब फूड माउथ में होता है, आप उसको च्यू करते हैं और सलाइवरी जूसेस से मिक्स होता है, तो फूड डाइजेस्ट होना शुरू तो हो जाता है, लेकिन फूड डाइजेस्ट सबसे ज्यादा वहां होगा जहां सबसे ज्यादा एंजाइम्स निकलते हैं। ऐसा क्यों? डाइजेशन की जो यूनिट है ना बेटा, डाइजेशन की यूनिट मानी जाती है एंजाइम, और एंजाइम एक प्रकार के बायोकैटलिस्ट हैं। ये एंजाइम प्रोटीन से बने हुए होते हैं, सारे एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं, ये बायोकैटलिस्ट हैं। यही एंजाइम्स उन पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करते हैं सिंपलर कंपाउंड्स में। लेकिन अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा एंजाइम कौन सिक्रीट करता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सिक्रीट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 5 एंजाइम सिक्रीट करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा एंजाइम क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट कर रहा है। ऊपर से जो पैनक्रियाज हैं, वो पैनक्रियाज 3 एंजाइम इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करते हैं। लिवर के से निकलने वाला बाइल भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो इतने सारे एंजाइम इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहे हैं, तो इसलिए डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, तो एब्जॉर्प्शन भी होगा यहां पर। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इलियम में हो रहा है। आप इसको कॉमन सेंस के द्वारा आराम से समझ भी सकते हैं। इजी है ना, मैंने आपको वर्किंग भी बताई। चलिए अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन नेक्स्ट टू स्टमक। अब देखो, स्टमक के बाद क्या शुरू हो जाता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्टमक है और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उन्होंने बोला है कि स्टमक के बाद जो ह्यूमन इंटेस्टाइन है, उस ह्यूमन इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, अब स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3, इसको डियोडनम, इसको जेजनम और इसको इलियम बोला जाता है। तो अपर पार्ट कौन सा हुआ? पहला, दूसरा या तीसरा? आप कहेंगे सर पहला, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया? डियोडनम। ये केकम, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है बेटा, ध्यान रखना। केकम किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन। क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में एक केकम होता है, एक कोलॉन होता है और एक रेक्टम होता है, ध्यान रहेगा। चलिए, क्वेश्चन इज एंजाइम प्रेजेंट सलाइवा। अब देखो सलाइवा, ये सलाइवा जो है, सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सलाइवा निकलता है और उसमें 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। एक होता है टाइलिन, एक अमाइलेज और एक लाइसोजाइम। इनका काम होता है जो फूड हम खाते हैं उसमें से स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। अब ये ऑप्शन में यही पूछ रहा है, तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होगा, ध्यान रखना, ठीक है। पेप्टाइड इनटू अमीनो एसिड, ये पैनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम्स करते हैं। फैट्स इनटू फैसियल, ये भी पैनक्रियाज प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है। तो स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करने का काम ही सैलिवरी ग्लैंड्स का होता है। तो आंसर हमारे पास हो गया अल्फा। डाइजेशन का एक टेबल भी है, उसमें भी आपको हर एंजाइम के रिजल्ट के बारे में मेंशन किया है बायो के नोट्स में जो मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स एंड प्रोटीन कैन बी कोरिलेटेड। अब देखो एंजाइम और प्रोटीन के बीच में रिलेशन क्या है। पहला कह रहा है सारे प्रोटीन एंजाइम। आप मुझे बताओ, हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, क्या वो एंजाइम है? नहीं। इसका मतलब सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। कंफर्म सही हो? ये तो कंफर्म गलत हो गया। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, सारे एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट, ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन। अब अगर ये वाला सही हो गया बेटा, तो ये तो गलत होगा ना। अगर सारे एंजाइम प्रोटीन से बने हैं, तो क्या कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन से नहीं बने? नो। तो ये तो कंफर्म गलत हो गया। अगला, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। अगर ये कंफर्म गलत हो गया तो ये कंफर्म सही भी होगा। ध्यान रखना, सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, लेकिन कुछ प्रोटीन तो एंजाइम होते हैं। तो ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 और 4 ये कंफर्म सही है। सो दैट्स व्हाई वी हैव आंसर ब्रावो। थोड़ा सा एप्टीट्यूड बेस्ड ये क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं इसे भी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड ह्यूमन बॉडी। अब देखो यहां पर आपको कुछ एंजाइम्स दिए हुए हैं, ध्यान देना। बाइल, जो बाइल है ना, ये लिवर क्या करता है? लिवर के बहुत सारे फंक्शन है। जैसे लिवर का काम होता है डिटॉक्सिफाई करना, ठीक है, इम्यूनिटी में भी मदद करना। ये कुछ क्विफर सेल्स इसमें होते हैं जो कि जर्म्स को मारने के काम आते हैं। ये बॉडी के टेम्परेचर में भी हेल्प करता है, शुगर स्टोर करने में भी मदद करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। लिवर का काम बहुत सारा है बेटा। लिवर क्या करता है? जो ओल्ड आरबीसीज होते हैं, डेड आरबीसीज होते हैं,
उन्हीं को बाइल सॉल्ट्स में और बाइल पिगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। ये जो बाइल है ना, ये कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है वो? बाइल सॉल्ट्स आर स्टेरॉइड्स, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, बाइल किससे बने होते हैं? कोलेस्ट्रॉल। पेप्सिन एक्शन इज इनहैंस्ड इन एल्कलिनिटी। आपको मैंने अभी क्या बताया था? स्टमक निकालता है पेप्सिन, और ये बेहतर कब काम करते हैं? जब एसिडिक एनवायरनमेंट हो। तो ये एल्कलिनिटी का मतलब क्या हुआ? पीएच ज्यादा, तो ये भी गलत हो गया। ट्रिप्सिन एक्ट्स बेस्ट इन एसिडिक। अब ध्यान देखना, जो ट्रिप्सिन नाम का, जो ट्राइप्सिन नाम का एंजाइम है, ये पैनक्रियाज निकालता है, और पैनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम का पीएच हाई होता है 7.6। तो यानी कि ये भी एसिडिक एनवायरनमेंट में काम अच्छे नहीं करते। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, लाइपेज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो यहां आपको अब एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं, जितने भी एंजाइम्स हैं सब इनसॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आप लिख सकते हैं आर इनसॉल्युबल इन वाटर। आंसर अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंथेसिस ऑफ फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन, आपको ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो आपको मैं क्लियर कर दूं, यहां लिवर से संबंधित कुछ चीजें पूछी गई है। तो मैंने आपको अभी बताया, लिवर के बहुत सारे फंक्शन लिखे, इसी में एक आध फंक्शन और जोड़ लो। इसका काम होता है स्टोरेज करना। तो ये स्टोरेज किस किस का कर रहा है? शुगर का कर रहा है, विटामिन का भी कर रहा है, आयरन का भी कर रहा है, कुछ माइक्रो एलिमेंट्स भी स्टोर करता है ये। इसका काम प्रोडक्शन भी है। ये किस किस चीज का प्रोडक्शन करता है? कई प्रकार के प्रोटीन का प्रोडक्शन भी करता है। आपने सुना होगा, जो ब्लड होता है बेटा, ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, लेकिन स्प्लीन और बोन मैरो में, लेकिन इसका फॉर्मेशन लिवर करता है। स्टार्ट लिवर में होता है फॉर्मेशन। स्टार्ट होने का मतलब क्या है? कई प्रकार के प्रोटीन, जैसे हीमोग्लोबिन, जैसे आप कह सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, जो क्लॉटिंग में मदद करते हैं। तो इन प्रकार के प्रोटीन का प्रोडक्शन भी लिवर करता है। डिटॉक्सिफिकेशन करना, इम्यूनिटी, बॉडी टेम्परेचर, शुगर स्टोर करना, आरबीसी को कन्वर्ट करना, बहुत सारे फंक्शन है। तो इन्हीं फंक्शंस को लेकर के यहाँ क्वेश्चन आया है कि फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन, इन सब का सिंथेसिस फॉर्मेशन लिवर में होता है। सही बात है। बता दूं बेटा, ये दोनों क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ये दो प्रोटीन हैं जो क्लॉटिंग में काम आते हैं। हेपरिन जो है, ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट ना हो, उसके लिए ये हेपरिन नाम का प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। लिवर स्टोर करता है क्या? ग्लाइकोजन, क्योंकि जब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन, पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में से एक्स्ट्रा शुगर निकाल के लिवर को दे देता है, और लिवर उसको अपने पास ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है, और उसी प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन अगर ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो गई तो पैनक्रियाज फिर ग्लूकागन निकालेंगे। ग्लूकागन क्या करेगा? लिवर को बोलेगा जो आपने ग्लाइकोजन स्टोर किया था उसको रिलीज कर दो, शुगर बढ़ानी है। तो उस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं। तो अगर आप देखें, लिवर का काम स्टोर करना होता है विटामिन, ग्लाइकोजन, सब माइक्रो एलिमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ दिस, और उस प्रक्रिया को। तो हमारे पास तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारे पास आंसर भी हो गया अल्फा 1, 2 एंड 3। तो बच्चों, सब बढ़िया लग रहा है। उम्मीद तो यही कर रहा हूं कि मैं कम टाइम पे बेस्ट आपको दूं, और इतना भी इलेबोरेट ना करूं कि आपके लिए क्लास बोरिंग हो जाए। ठीक है, बट आप कनेक्ट रहे मेरे संग। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। इसको आप ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, जिसके लिए उनके एंड मूवमेंट में तैयारी अच्छी हो सके, या जिसकी बायो वीक है तो वो उस बायो में थोड़ा सा स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट फील कर सके। ओके, अब यहाँ आपके क्वेश्चन है आपके एंजाइम्स को लेकर के, लेकिन यूपीएससी ने एक छोटा सा, देखो, एक वर्ड यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये तीन तो बेटा एंजाइम है, लेकिन ऑक्सीटोसिन क्या है? ये एक हार्मोन है। यहाँ पर यूपीएससी ने एक हार्मोन का नाम इसमें ऐड कर दिया। देखो, यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आप एक यूपीएससी के पेपर के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी भी उस हिसाब से करिए। अब इन तीन एंजाइम के फंक्शंस को आपको मैच करना है। सबसे पहले टाइलिन, आपको मैंने बताया ये माउथ से निकलता है, सैलिवरी ग्लैंड्स निकालते हैं। काम क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च वर्ड कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, तो ए का 2 कंफर्म हो गया। पेप्सिन स्टमक निकालता है, और पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन। प्रोटीन वर्ड कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, तो इसका बी का 3 हो गया। रेनिन, रेनिन मैंने बताया था मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, तो मिल्क वर्ड कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, तो इसका 1 बचा। क्या? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नाम का ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, और ये ऑक्सीटोसिन फीमेल जब मां बनती है तो बच्चे को फीड कराना है, तो मां के मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क का इजेक्शन करने का काम ऑक्सीटोसिन का होता है। तो 2, 3, 1, 4 आंसर इज अल्फा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट।
क्वेश्चन इज, अच्छा ये आपके, देखो आपने जो डाइजेशन पढ़ा, तो डाइजेशन में सबसे पहले आपने फूड को सॉलो किया, फूड को इनटेक किया, जब आप बाइट खाएंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेशन। तो पहले आप फूड को इनटेक करेंगे, तो आंसर ना तो ये वाला होगा, ना ही आंसर डिफिकेशन का। डिफिकेशन का मतलब होता है जो मल होता है, जो फाइनली फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया, जहां स्टोर हो जाता है रेक्टम में, वो। तो स्टार्टिंग इंजेशन से होगी, आंसर ब्रावो या चार्ली हो सकता है। अच्छा, जब आपने फूड खाया तो उसके बाद फूड का डाइजेशन होगा, ब्रेक होगा, तो डाइजेशन, फिर उसके बाद खाना पार्शियली एब्जॉर्ब होता चला जाएगा, और एब्जॉर्प्शन के बाद वो फूड फिर जब ब्लड के थ्रू सेल्स के पास जाएगा, तो जब सेल उसको एब्जॉर्ब करेंगे उसे कहेंगे एसिमिलेशन, और जो रिमेनिंग मैटर है, मल है, वो डिफिकेशन। तो आंसर हमारे पास हो गया ब्रावो। तो यहाँ पे डाइजेशन में सबसे पहले खाना खाएंगे, उसका डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर सेल तक पहुंचेगा, और फिर रिमेनिंग जो फूड आपका बच गया उसको डिफिकेशन यानी कि रेक्टम में जाके वो स्टोर हो जाता है, जिसे आप मल या फीकल मैटर कहते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, कौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाहर है? एक्चुअली में वो डायरेक्टली पूछना ये चाह रहा है, असेसरी ग्लैंड, यानी कि खाना जहां नहीं जाता। क्या खाना लिवर में जाता है? नहीं। क्या खाना सलाइवरी ग्लैंड में जाता है? नहीं। अब ये पैरोटिड क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स 3 होते हैं, एक पैरोटिड, दूसरा सबलिंगुअल, और तीसरा सब मैक्सिलरी। तो ये एक सलाइवरी ग्लैंड का नाम है। तो ना तो खाना सलाइवरी ग्लैंड में जाता है, ना लीवर में जाता है। गैस्ट्रिक का मतलब होता है बेटा स्टमक, स्टमक में तो खाना जाता है। तो हमारे पास आंसर ए एंड सी दोनों हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, तो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर। टॉपिक आज अब स्टार्ट कर रहे हैं हम हार्मोन्स। ठीक है बेटा। यहां आपको मेल फीमेल 2 डायग्राम दिख रहे हैं। यहां पर आपको कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिख रहे हैं। हमारे ब्रेन में सेरिब्रम के जस्ट नीचे ही एक कैविटी है, उस कैविटी में यहाँ पे 3 ग्लैंड्स होते हैं, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी। पिट्यूटरी 8 प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक लैक्टोजेनिक हार्मोन, एक प्रोलैक्टिन, एक ऑक्सीटोसिन, और एक वैसोप्रेसिन या फिर एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है ना, ये सब हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। इसके बाद हमारे इस यहाँ पर जो विंड पाइप है, विंड पाइप के संग अटैच होता है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैच होता है पैराथायराइड ग्लैंड, तो ये वही लिखा हुआ है। फिर हमारा जो यहाँ पर हार्ट है, दिल के आगे एक ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड का काम क्या होता है? एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करना। इसके बाद किडनी, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है इस तरह का, जिसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। उसके बाद ये टेस्टिस, ओवरीज, इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर ग्लैंड्स दिखाए गए हैं, स्टमक, पैनक्रियाज, लिवर एटसेट्रा। फीमेल का भी डायग्राम, आप इसकी फोटो आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजंट इट? चलिए अब इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका पैनक्रियाज, पिट्यूटरी, एड्रीनल, किडनी। अब देखिए, पैनक्रियाज मैंने बोला कि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों हैं, यानी कि ये हार्मोन भी बना रहा है और एंजाइम भी बना रहा है। अब इसमें से या तो कोई हार्मोन और एंजाइम आपको मैच करना है। तो पैनक्रियाज जो है 2 प्रकार के हार्मोन्स बनाता है, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागन। ये 2 हार्मोन कौन बनाता है? पैनक्रियाज। तो इसका मतलब ए का आंसर 4 तो पक्का हो गया। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड 8 प्रकार के हार्मोन बनाता है, और यहां मैंने नोट किया हुआ है क्या? टीएसएच। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड ना, इसको मास्टर्स ग्लैंड कहते हैं। मास्टर्स ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाकी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, उनको इन्फॉर्म करता है, बताता है कि अब समय आ चुका है, आपको अपने रिस्पेक्टिव हार्मोन को रिलीज करना है। तो ये स्टिमुलेट कर रहा है। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड को थायराइड ग्लैंड को जगाना होता है, स्टिमुलेट करना होता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है टीएसएच। तो इसका मतलब बी का आंसर हो गया 3। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड फिर 3 प्रकार के हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड 3 प्रकार के हार्मोन कौन कौन से छोड़ता है? एक कॉर्टिसोल हार्मोन, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, एक एड्रीनलिन, इमरजेंसी हार्मोन, और एक आपका एल्डोस्टेरॉन, जो कि आपके मिनरल्स को बैलेंस करता है बॉडी के अंदर। तो इसका मतलब सी का आंसर हो गया 1। ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म को देखता है। ठीक है, हमारा स्टेमिना, एंड्योरेंस, एफर्ट्स, ये सब चीजें बढ़ाता है। ओके, इसी की कमी की वजह से, इसी के हाइपो या हाइपर सिक्रेशन होने की वजह से आपके बीमारी हो जाती है, एडिसन डिजीज या कुशिंग सिंड्रोम, ये सब चीजें भी आपने पढ़ी होगी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब 431, तो 431 आपका केवल एक ही में आ रहा है, ब्रावो। लेकिन
आपको मैं एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं। बच्चे सोच रहे होंगे सर किडनी के बारे में आपने बताया नहीं, क्योंकि ऑप्शन में आखिरी वही बचा, तो यहां मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। किडनी का आपने फंक्शन तो हमेशा सुना होगा कि ये ब्लड को फिल्टर करती है, प्योरीफाई करती है, नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालती है। बट किडनी के दो फंक्शन और है। किडनी का एक काम यह है कि ये विटामिन डी को एक्टिव करती है बेटा। विटामिन डी को बॉडी में विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम किडनी करती है। इसके अलावा किडनी एक हार्मोन भी रिलीज करती है जिससे आरबीसी के प्रोडक्शन को एक्टिवेट किया जा सके। अर्थ्रोपोटीन नाम का एक हार्मोन भी सिक्रीट करती है किडनी। तो है ना एक सरप्राइज पॉइंट आपके लिए, इजंट इट? तो आपके सामने मैंने सभी इन पर्टिकुलर ग्लैंड से के फंक्शंस यहां पर मैच करे हैं और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी है। उम्मीद कर रहा हूं आपको हेल्पफुल हो रही होगी। चलिए, द इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन कंडीशन ऑफ माइक्सोडेमा। तो ध्यान रखें, आपको मैं बता दूं कि जो थायराइड ग्लैंड होता है ये थायरोक्सिन नाम का हार्मोन छोड़ता है। थायरोक्सिन जो है आयोडीन से बनता है। किससे बनता है? आयोडीन से। थायरोक्सिन के कम रिलीज होने से बीमारी होती है। उसमें एक सबसे कॉमन बीमारी तो है गॉइटर, लेकिन इसके अलावा दो बीमारी और है बेटा। एक है क्रिटिनिज्म, जो कि बच्चों में हो जाती है ज्यादातर। क्रिटिनिज्म क्या होती है? जो मानसिक और शारीरिक विकास में प्रॉब्लम, यानी कि मेंटल और फिजिकल मेल न्यूट्रिशन की वजह से फिजिकल या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, उसको क्रिटिनिज्म कहते हैं। और बड़ों में जो होती है उसको माइक्सोडेमा कहते हैं। ये एडल्ट में होने वाली, और जनरली आपने देखा होगा कि 10 में से 5 से 6 लोगों को जो थायराइड की बीमारी होती है वही है कि या तो बहुत मोटापा या बहुत पतलापन। ये वही बीमारी है बेटा। या तो वेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, वीकनेस आएगी, एनर्जी, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब रहेगा। ठीक है बेटा? तो ये किससे संबंधित है? थायराइड ग्लैंड से। ओके बेटा, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी इज इन्वॉल्व कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल। अब देखो सेल्स की बात कर रहा है, शुगर लेवल की बात कर रहा है, तो पहले मैं आपको बता दूं ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम पैनक्रियाज का होता है। कौन कंट्रोल करेगा? पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज में मैंने आपको बोला ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, हाँ या ना? इजंट इट? तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का मतलब क्या हुआ कि ये हार्मोन भी बना रहा है, एंजाइम भी बना रहा है। तो पैनक्रियास का वो भाग जो हार्मोन बनाता है उस पार्ट को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये ध्यान रहेगा। तो इसी में आपके अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स होते हैं जो ये हार्मोन्स बनाते हैं। तो उन्होंने पूछा भी क्या है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाले जो रीजन सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन इन ह्यूमन फीमेल इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब यहां आपको पूछा गया है ह्यूमन फीमेल के द्वारा जो प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है। तो ये मैं थोड़ा सा डिटेल में जाके मुझे बताना पड़ेगा, बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। पहले तो मैं सिंपल पॉइंट से चलता हूं। फीमेल में जो ओवरी होती है, ओवरी 3 हार्मोन रिलीज करती है। एक का नाम है बेटा प्रोजेस्टेरॉन, जो यहां लिखा है। एक है आपका ईस्ट्रोजन, और एक आपका हार्मोन होता है रिलैक्सिन। अब आप कहेंगे सर ओवरी तो ऑप्शन में नहीं है, तो मैं आपको यहां से अब थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं, 1 मिनट लगेगा बस। देखो क्या होता है ना, 2 ओवरीज होती हैं, ऑल्टरनेट मंथ में एक एग बनता है। जब एग मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद जब ओव्यूलेशन होता है तो एग निकल करके फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ठीक है? और जो उस पर्टिकुलर एग तो निकल गया, तो जो रिमेनिंग लिक्विड उस फॉलिकल में बच गया। ठीक है? तो जो रिमेनिंग लिक्विड है, द रिमेनिंग पार्ट एग से के निकलने के बाद जो रिमेनिंग लिक्विड बच गया, उसी रिमेनिंग लिक्विड को कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। यही कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, अगर ओव्यूलेशन के बाद एग स्पर्म के साथ जाकर के फर्टिलाइज हो गया, तो दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू प्रोजेस्टेरॉन। या आप कह सकते हो कि ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस कर देता है प्रोजेस्टेरॉन, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फर्दर ओव्यूलेशन को बंद कर देगा क्योंकि एग फर्टिलाइज हो चुका है। मैंने क्या बोला? 2 ओवरीज होती हैं, ऑल्टरनेट मंथ में एक एग निकला। जो एग है वो एग जब मैच्योर हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, एग जब रिलीज होता है फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसी रिमेनिंग पार्ट को कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और यही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है? तो यहां पे आपको आंसर भी मिल गया है। अगर आप कहें तो ऑप्शन में आपको बता दूं, ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। सर्विक्स इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट,
इनर लेयर ऑफ यूट्रस, जो मां का गर्भ होता है, तो उसमें 3 लेयर होती है, तो इनर लेयर को आप एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन कंडीशन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद अ हार्मोन। अब देखो यहां पर आपने एक ग्लैंड सुना होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसका नाम है सोमेटोट्रोपिक या ग्रोथ हार्मोन। यही ग्रोथ हार्मोन के कम रिलीज होने पर एक बीमारी हो जाती है ड्वार्फिज्म। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हुआ तो जाइगेंटिज्म हो जाता है। ये सब बच्चों को कॉमनली पता है, लेकिन एक और पॉइंट यहां मैं ऐड कर दूं, अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हुआ तो जाइगेंटिज्म के अलावा एक और बीमारी होती है, उसका नाम होता है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली का मतलब होता है फोरहेड उस व्यक्ति का काफी ब्रॉड हो जाता है। तो ब्रॉड फोरहेड को, माथा बहुत चौड़ा होने को ही एक्रोमेगली कहते हैं। दूसरा कह रहा है इंसुलिन का डायबिटीज से कोई रिलेशन है। यस, अच्छा ध्यान रखना, डायबिटीज का मतलब शुगर नहीं होता, डायबिटीज का मतलब होता है एक्सेस यूरिन। अगर आपके उस एक्सेस यूरिन तो होगा तो डायबिटीज है वो कंफर्म, लेकिन अगर यूरिन में शुगर आ रहा है तब आप उसको कॉमन भाषा में शुगर कहते हैं। अगर उसमें यूरिन में शुगर नहीं आ रहा है लेकिन एक्सेस यूरिन तो है, तो उसे डायबिटीज इंसिपिडस कहेंगे। लेकिन जो इंसुलिन से डायबिटीज होती है वो डायबिटीज मेलिटस होती है, तो ये भी नहीं है। क्रिटिनिज्म, अब देखो जो क्रिटिनिज्म है, मैंने आपको भी बताया थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन अगर कम सीक्रेट हुआ तो बच्चों में क्रिटिनिज्म हो जाता है, बच्चों में मैक्सोडिमा। तो ये 3 तो करेक्टली मैच है, तो आंसर तो चौथा ही होगा। देख लेते हैं, हाइपोपिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। तो ये ड्वार्फिज्म किसकी वजह से होता है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से या एसीटीएच ग्रोथ हार्मोन की वजह से? तो यही हमारे पास इनकरेक्टली पेयर आ गया, आंसर डेल्टा हो गया। एसीटीएच का मतलब क्या होता है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड को जब एड्रिनल ग्लैंड को जगाना होता है तो वो ए फॉर एड्रिनल ग्लैंड को रिलीज, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, आपको बताना है सबसे बड़ा जो ग्लैंड है लिवर है। आप ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लिवर लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो पहली स्टेटमेंट सही होगी बेटा। हमारे आईज और नोज के बीच में इस पॉइंट पे एक आंसू बनाने वाली ग्रंथि होती है, टीयर ग्लैंड, उसको लैक्राइमल ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी सही है। अच्छा, थाइमस ग्लैंड के बारे में बता दूं, दिल के आगे जो थाइमस ग्लैंड होता है, ये एक ऐसा ग्लैंड है जो बच्चों में काफी ज्यादा एक्टिव होता है। जैसे जैसे बच्चे प्यूबर्टी एज की तरफ बढ़ते हैं ये ग्लैंड साइज में इंक्रीज होता चला जाता है, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी एज ये एक ग्लैंड ऐसा है जो एज के साथ साइज में श्रिंक होता चला जाता है। तो ये थाइमस ग्लैंड डिसअपियर होना शुरू हो जाता है ओल्ड एज में। बाय 70-75 ईयर्स की एज तक ये सिर्फ 6 ग्राम का रह जाता है। और ये थाइमस ग्लैंड क्या करता है ना, एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करने के लिए हार्मोन सीक्रेट करता है। इसीलिए ओल्ड एज में बीमारियां जल्दी लग जाती हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज एक्टिवेट नहीं हो पा रही हैं। क्यों एक्टिवेट नहीं हो पा रही है, थाइमस ग्लैंड श्रिंक हो चुका है। इजंट इट बेटा? तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो गई। चौथा कह रहा है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ओवरी इन तीनों हार्मोन को रिलीज करती है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास आंसर हो गया ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन। तो बच्चों ये टॉपिक भी खत्म, अब आपका टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो लेट्स सी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के क्वेश्चन। आपको पहले तो डायग्राम अच्छे से समझ लो। अभी एक क्वेश्चन से पहले एक वर्ड आपने देखा सर्विक्स, ये मैंने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखो ये यूट्रस, मां के गर्भ का जो यूट्रस पार्ट है, यहीं पर आपको ये जो लाइनिंग दिख रही है ना, 1, 2 और ये 3, तो ये 3 लाइनिंग होती है यूट्रस की। तो यूट्रस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग को एंडोमीट्रियम कहते हैं, बीच वाली लाइन को मायोमीट्रियम कहते हैं, और सबसे बाहर वाली लाइन को पेरीमीट्रियम कहते हैं। उसके बाद ये ओवरी हो गई, ये आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया। ये क्या हो गया आपका फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ऐसे ही आपको यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये आपको स्क्रोटम दिखाई दे रहा है, स्क्रोटम। अब ध्यान देना, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, वो बॉडी के बाहर क्यों है, क्योंकि स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं, वो स्पर्म्स को बनने के लिए टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री कम चाहिए होता है, इसलिए स्क्रोटम बॉडी के बाहर है। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस हैं, टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे पाइप्स, जिन्हें कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। उन्हीं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स बनने के बाद ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एपिडाइडमिस। ये एपिडाइडमिस का मतलब होता है अबव टेस्टिस।
तो ये एपिडाइडमिस में जाकर के सम स्पर्म्स जो होते हैं स्टोर हो जाते हैं, यहीं पर एपिडाइडमिस इनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है, और स्टोर कर लेता है। और जब ये इस यूरेथ्रा में जाना होता है तो एपिडाइडमिस से निकल के ये इस यूरेथ्रा में इस वास्ट डिफरेंस, ये वाला पाइप देख रहे हो ना, इसी वास्ट डिफरेंस के द्वारा ये यूरेथ्रा में जाते हैं। लेकिन यूरेथ्रा में जाने से पहले इन स्पर्म्स की मोबिलिटी में हेल्प करते हैं 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स, और वो 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? एक है सेमिनल वेसिकल, एक है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, और एक यहां पर ये आपको दिख रहा है ना 2 हॉर्न जैसे, तो दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो स्पर्म्स की मोबिलिटी में मदद करते हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा डायग्राम समझाया, अब हम बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, तो देखो आपको मैंने सर्विक्स बताया था अभी, सर्विक्स तो फीमेल का पार्ट है, जबकि ये 3 क्या है? ये मेल में है, वास्ट डिफरेंस मेल में है, यूरेथ्रा इज अ पैसेज ऑफ यूरिन इन मेल, वास्ट डिफरेंस से स्पर्म्स जो हैं यूरेथ्रा में जाते हैं, सेमिनल वेसिकल एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, आंसर अल्फा हो गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ह्यूमन ईस्ट्रोजन सिक्रीट कौन करता है? तो ओवरी, ओवरी सिक्रीट करेगी ईस्ट्रोजन, इजंट इट? इजी हो गया ये भी, क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फीमेल अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट का मतलब होता है बेटा फैलोपियन ट्यूब। अगर आपने फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया, देखो ओवरी ये है, अगर आपने इस फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया तो एग रिलीज नहीं होगा, एग नहीं आएगा, और आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो अगर स्पर्म को एग ही नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। तो फैलोपियन ट्यूब को ही कट करने की प्रोसेस को ट्यूबक्टोमी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, तो नाम में ट्यूब आ रहा है तो ट्यूबक्टोमी। वैसेक्टोमी ध्यान रखना, मेल में वास डिफरेंस को कट करने की प्रोसेस को वैसेक्टोमी कहते हैं। न्यूरोटॉमी इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक्चुअली में नर्व्स को हीट के द्वारा कुछ टाइम के लिए सिग्नल ना भेजने के लिए, ब्रेन तक पेन के सिग्नल ना भेजने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे न्यूरोटॉमी कहते हैं, ठीक है। तो आंसर बराबर हो गया। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट को ही क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में ही स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज होता है और स्पर्म और एग को मिलकर के कहते हैं जाइगोट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, हार्मोन कौन सा है जो टेस्टिस रिलीज करता है? तो ध्यान रखना, ओवरी करती है 3 हार्मोन रिलीज, टेस्टिस करता है 1 हार्मोन रिलीज जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन, जबकि ये तीनों 1 2 3 ये तो ओवरी करती है रिलीज। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज रिलीज फॉर ओवरीज? तो आपके पास ईस्ट्रोजन आ तो गया और एक प्रोजेस्टेरॉन भी आ गया, तो आंसर इसका मतलब क्या है? बी एंड सी, ओके, इजी है ये भी। Which of the following gland is seen in male reproductive system? अब कौन सा ग्लैंड मेल में दिखेगा आप मुझे बताएं? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, यूरेथ्रल, मैंने आपको ये तीनों डायग्राम जब समझाया था तीनों के नाम लिए थे, तो आंसर हमारे पास डेल्टा आ रहा है। अगर आपको डायग्राम याद है तो इजी हो जाएगा आपके लिए, ओके। तो देखो उसी डायग्राम से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। हाउ मच लोअर द टेम्परेचर, ये भी मैंने आपको बताया, स्पर्म्स के बनने के लिए टेम्परेचर बॉडी से कितना कम चाहिए? 3 डिग्री, आंसर आ गया। नेक्स्ट, विच कनेक्टिव टिश्यू सराउंड्स टेस्टिस? अब ये थोड़ा सा आप बच्चों को शब्द में यहां प्रॉब्लम आएगी, मैं 3-4 शब्द समझा देता हूं, तीनों शब्द समझा देता हूं। जो टेस्टिस होती है ना, टेस्टिस के सराउंड में जो मेम्ब्रेन होती है, जो कवरिंग होती है, उसमें 2 लेयर हैं, जो लेयर्स होती हैं वो 2, एक इनर एक आउटर। तो जो इनर लेयर होती है उसका नाम है ट्यूनिका एल्बुगिनिया, और वही उन्होंने पूछा है। टेस्टिस को सराउंड करने वाले कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या है? ट्यूनिका एल्बुगिनिया। फिर ये क्या है? स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू। जैसे आपने बोन मैरो सुना है ना, तो बोन मैरो इज द एग्जांपल ऑफ स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू। फिर ये फाइब्रस टिश्यू क्या है? आपने सुना है टेंडन्स, लिगामेंट्स, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले, हड्डी को मांसपेशियों से, मसल से जोड़ने वाले, तो टेंडन्स लिगामेंट्स को फाइब्रस टिश्यूज कहा जाता है। आंसर मिला आपको, और मैंने बाकी ऑप्शन की एक्सप्लेनेशंस भी दी हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, आपको मैंने क्या बोला? टेस्टिस बताया था, टेस्टिस के अंदर होते हैं पाइप्स छोटे छोटे, करीब 250 पाइप्स होते हैं, उनको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, इन्हीं के अंदर बनते हैं स्पर्म्स। तो उन्होंने आपसे पूछा गया है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो टेस्टिस में होते हैं इनमें कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं? तो क्या जर्मिनल सेल्स होते हैं, या केवल जर्मिनल सेल्स होते हैं, या सटोली? तो ध्यान रखना, इसमें आंसर आपका डेल्टा है। ये जर्मिनल सेल्स का मतलब क्या होता है? ये गैमेट्स बनाने, जो गैमेट्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे? गैमेट्स, यानी कि सेक्स सेल्स। और सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? ये स्पर्म्स को बनाने में
हेल्प करते हैं, उनको नरिश करते हैं। तो ये दोनों प्रकार के सेल इन ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं, तो आंसर हमारे पास हुआ डेल्टा। फिर ध्यान से सुनना, सर्टोली सेल्स, इनको नर्स सेल भी कहते हैं, और ये स्पर्म्स को बनाने में मदद करते हैं, उनको नरिश करने में मदद करते हैं। और जर्मिनल सेल्स गैमेट सेल्स यानी कि स्पर्म सेल्स बनाते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, टेस्टिस के अंदर कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स? अभी मैंने आपको बताया जर्मिनल सेल। स्पर्म सर्टोली तो नर्स है, ये तो हेल्प कर रहे हैं नरिशमेंट में। एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? तो जो कवरिंग होती है किसी भी ऑर्गन या ग्लैंड की, आपने सुना होगा एक्टोडर्म, मीजोडर्म, सुना है आपने? तो ये वो वाली एपिथेलियल है, कवरिंग, लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स और ग्लैंड्स। इसके बाद इन विच लेयर यूट्रस, इन विच लेयर, अच्छा यूट्रस के कौन सी लेयर में इम्प्लांटेशन होगा? तो देखो यूट्रस की 3 लेयर बताई थी, मायोमीट्रियम, पेरीमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। अंदर वाली लेयर कौन सी है? एंडोमीट्रियम। तो आंसर हमारे पास ब्रावो, सबसे अंदर वाली लेयर में। नेक्स्ट, ग्राफियन फॉलिकल। अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या है आप समझना। ओवरी से एग जब बनेगा तो एग जिस कंटेनर में आता है उस कंटेनर को सैक या फॉलिकल कहते हैं। यही फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है, लिक्विड से भर जाता है, तो उसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल वर्ड समझ में आ गया। तो उन्होंने बोला ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या हुआ? ग्राफियन फॉलिकल से एग का रिलीज होना, एग का रिलीज होना ही ओव्यूलेशन है। तो एग रिलीज हो गया, तो जो रिमेनिंग पार्ट है आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोड्यूस द ग्लैंडुलर बॉडी, यानी कि जब ओव्यूलेशन हो गया, एग निकल गया, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उस रिमेनिंग पार्ट को क्या बोलते हैं? आपको मैंने ऐसे कुछ टाइम पहले क्वेश्चन जो आए थे उसमें बताया था ना मैंने, कॉर्पस ल्यूटियम। यही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाएगा अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो। नेक्स्ट, वेयर एन ओवम इज फर्टिलाइज। फिर अगेन सेम, बहुत आसान क्वेश्चन, फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टेज विच सेक्स हार्मोन स्टिमुलेट द इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। अब ध्यान देना, यहां ओवरी 3 प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है। मैंने आपको बताया था प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, एक तो ओव्यूलेशन को बंद कर देना, ओव्यूलेशन स्टॉप कर देगा। इसके अलावा मां का जो गर्भ है उसका विकास करेगा। ये टेस्टीज रिलीज करती है, मेल हार्मोन है ये, मेल हार्मोन। ये ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। अब ये क्या करते हैं? पुरुष और महिला में, मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने का काम इन्हीं दोनों का है। मेल में टेस्टोस्टेरोन करते हैं, फीमेल में ईस्ट्रोजन। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या आता है? ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट। फीमेल में ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट ये ईस्ट्रोजन करता है। यही तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हुए। या पुरुषों में जो बेड्स आ जाती है, आवाज भारी हो जाती है, ये टेस्टोस्टेरोन तो कर रहा है। तो आंसर हमारे पास हुआ बच्चों ब्रावो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इज सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। अब ध्यान रखना, इन्होंने एक वर्ड यूज किया है गैमेट। अगर यहां पर वर्ड होता स्पर्म तो आंसर हो जाता स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन इन्होंने आंसर में क्या लिखा है? गैमेट्स। तो गैमेट्स तो 2 होते हैं, 2 प्रकार के, एग और एक स्पर्म। तो अगर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, एग का फॉर्मेशन होगा तो ओजेनेसिस, लेकिन अगर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। आंसर चार्ली है। बच्चे कंफ्यूज होकर के अल्फा भी मार्क कर देते हैं यहां पर, तो थोड़ा सा प्रिसाइज रहा करो, शब्द पूछा क्या गया है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आप एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है? तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ओके देन आपका एक और टॉपिक कवर हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है, इट इज फ्लावर रिप्रोडक्शन। अब फ्लावर रिप्रोडक्शन का एक आपको डायग्राम यहां पर दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपके लिए इजी हो जाएगा। बच्चों को प्लांट मॉर्फोलॉजी में यूजुअली थोड़ी दिक्कत तो इसलिए होती है क्योंकि बच्चे जूलॉजी पर ज्यादा फोकस करते हैं, फिजियोलॉजी वाले टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है? देखो यहां पर आपको एक फ्लावर, ये फ्लावर दिख रहा है। फ्लावर के अंदर ना मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद होते हैं। तो जो आपका मेल पार्ट है जिसको आप बोलते हैं एंड्रोशियम, उसी एंड्रोशियम में कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें एक है
है आपका ये फिलामेंट, देखो ये फिलामेंट लिखा हुआ है, दिस इज फिलामेंट, ये ऊपर वाला होता है एंथर, इन दोनों को मिला करके एंड्रोशियम या स्टेमेन भी कहा जाता है। फिर जो फीमेल पार्ट है, जो ग्रीन रंग का पार्ट है, ये ग्रीन रंग का जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। इसी गाइनोशियम में आपकी तीन चीजें आती हैं, ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा, बीच वाले पार्ट को कहते हैं स्टाइल, और फिर ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज ओवरी, और इसी ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। इसी गाइनोशियम को पिस्टल या कार्पल भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो मैंने आपको डायग्राम्स बताए, और फिर यहां पर आपको डायग्राम में दिखा रखा है कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है क्या कि एक एग, ये दिख रहा है आपको एम्ब्रियो सैक, दिस इज एम्ब्रियो सैक, एग फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से सीड बना। ओके, तो अब हम इसके क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका, आपको सबसे पहले इनके पार्ट्स को मैच करना है। मैंने आपको बोला एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट, तो इसका 2 हो जाएगा, गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट, इसका 1 हो जाएगा। स्टेमेन एंड कार्पल, तो मैंने आपको अभी बताया था कि स्टेमेन जो है वो यूनिट है एंड्रोशियम की और कार्पल यूनिट है गाइनोशियम की, तो हमारे पास आ गया 2 1 3 4, और वो केवल एक ही में आ रहा है अल्फा। ठीक है, तो मैंने आपको अभी इससे पहले जो डायग्राम बताया था उससे ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आपसे पूछा गया है कि जो फीमेल गैमेट्स हैं उसका फॉर्मेशन, यानी कि आपसे ना सीक्वेंस पूछ रहा है वो। अब वो जो सीक्वेंस है आप मुझे बताएं, सबसे पहले क्या होता है ना, किसी भी जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन, पराग जिसे आप कहते हैं, ये पॉलन ग्रेन, ये पराग क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इनटू मदर मेगास्पोर सेल, यानी कि ये आप कह सकते हैं मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। ये मेगास्पोर, देखो यहां लिखा ना मेगास्पोर मदर सेल, सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल बनता है। फिर इस मेगास्पोर मदर सेल में एक मियोसिस होता है, क्या होता है, मियोटिक या मियोसिस डिवीजन होता है, और इस डिवीजन के बाद यहां बनते हैं आपके 4 हैप्लॉइड सेल। वो 4 हैप्लॉइड सेल में से 3 तो डीजनरेट हो जाते हैं, और एक आपका जो मेगास्पोर है, एक सेल आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये मेगास्पोर जो है फाइनली 2 सेल को जन्म देता है, एक का नाम होता है डीजनरेटिव सेल, डीजनरेटिव सेल, और एक का नाम होता है ट्यूब सेल। ठीक है, 2 तरह के सेल बनाता है। ओके, उसके बाद ये मेगास्पोर जो है फाइनली इसमें माइटोसिस होगा, इसके बाद क्या होगा, माइटोसिस, और माइटोसिस होने के बाद तभी तो ये 2 सेल बने। मेगास्पोर कैसे बना, दोबारा सुनना, मैंने बोला कि पॉलन ग्रेन्स के बाद पहली प्रक्रिया आती है, एक मेगास्पोर मदर सेल बनता है, फिर ये भी कैसे बनता है, एक न्यू सेलस जो है, न्यू सेलस जो होता है वो डिफरेंशिएट होता है इनटू मेगास्पोर मदर सेल, उसका फिर मियोटिक हुआ, मियोसिस हुआ, बना मेगास्पोर जिसमें 4 सेल्स बनते हैं, 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक बचता है, वो मेगास्पोर में माइटोसिस होता है, बनते हैं तो 2 सेल डीजनरेट और ट्यूब सेल्स, और फाइनली उससे बनेगा एम्ब्रियो सैक। ये जो एम्ब्रियो सैक बनता है, इस एम्ब्रियो सैक में होते हैं आपके 7 सेल्स 8 न्यूक्लिएटेड, या आप ऐसा कह सकते हो इस एम्ब्रियो सैक इट कंसिस्ट ऑफ 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल, यानी कि 7 कोशिका होती है जिसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, और वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बेटा। ऊपर वाले एंड को कहते हैं चैलेजल एंड, नीचे वाले को कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। यहां पर आपके 3 सेल बनते हैं जिन्हें एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, यहां पर आपके बनते हैं फिर 3 सेल्स, और यहां पर बनता है 1 सेल। इनके अंदर एक एक न्यूक्लियस, इनके अंदर भी एक एक न्यूक्लियस, और 2 न्यूक्लियस इनके यहां होते हैं। इनमें से इन दोनों को कहते हैं सिनर्जिड सेल, इस वाले को कहते हैं एग सेल, और बीच वाले को कहते हैं सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई सेल। ठीक है ना, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें आपको जो पूछा गया था ना फीमेल गैमेट, तो जो एग बनने की बात कर रहा था, गैमेट माने एग, तो एग बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल, फिर मेगास्पोर, फिर एम्ब्रियो सैक, इट डेवलप्स इनटू एग। तो दैट्स व्हाई वी हैव करेक्ट आंसर, ब्रावो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आपका जो टॉपिक है ये ब्लड से संबंधित है। अब ब्लड को लेकर के आपसे कुछ चीजें पूछी गई हैं, लेट्स सी। आपको यहां पर मैंने ब्लड सेल्स भी यहां पर एक डायग्राम दिया है जिससे आप इसकी फोटो ले सकते हो। जो ब्लड होता है बेटा, ब्लड के अंदर एक सॉलिड पार्ट होता है और एक लिक्विड पार्ट होता है। तो जो सॉलिड पार्ट होता है ये फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू आरबीसीज, एक ये रहा, इनटू डब्ल्यूबीसीज, ये रहा, और एक प्लेटलेट्स। तो ये 3 आपके सॉलिड पार्ट होते हैं, इन्हें ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं। जो लिक्विड पार्ट होता है इसे कहते हैं प्लाज्मा। तो यहां मैंने आपको दिखा रखा है इनके
शेप के आधार पर। देखो आरबीसीज जो होते हैं ये बाई कॉन्केव दिख रहे हैं आपको, और डब्ल्यूबीसीज की इरेगुलर शेप होती है, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। और नोट करना, प्लेटलेट्स का बायोलॉजिकल नेम है थ्रोम्बोसाइट, आरबीसी का अर्थ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का होता है ल्यूकोसाइट। और ये फर्दर WBCs कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे पहले क्वेश्चंस के आधार पर। लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पूछा गया है कि जो हार्ट होता है ये 3 चैम्बर होता है फिश में। तो आप ध्यान रखें, जितने भी आपके कॉर्डेटास होते हैं वो कॉर्डेटास कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसमें एक होता है वर्टिब्रेट्स। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर 5 टाइप्स। एनिमल किंगडम में फाइलम कॉर्डेटा होता है। फाइलम कॉर्डेटा 3 सब फाइलम्स होते हैं, उसमें एक सब फाइलम होता है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5, फर्दर डिवाइडेड इनटू 5। वो 5 क्या है? एक है आपका फिश पीसीज, एक हो गया आपका रेप्टाइल्स, एक आपका हो गया एम्फीबियंस, ठीक है, एक आपका हो गया बर्ड्स, और एक आपका हो गया मैमल्स। तो ये जो 5 तरह से वर्टिब्रेट्स डिवाइड है, मैंने आपको इसमें बताया था कि इनके जब हार्ट चैम्बर आप नोट करेंगे तो मैंने फॉर्मूला दिया था 2 3 3 4 4। फॉर्मूला क्या दिया था? 2 3 3 4 4, यानी कि फिश के 2 हार्ट चैम्बर, रेप्टाइल और एम्फीबियंस के 3 हार्ट, एव्स और मैमल्स के 4 हार्ट। ठीक है, इसमें मैंने आपको लिखा भी था कि रेप्टाइल में एक एक्सेप्शन आता है क्रोकोडाइल का। ठीक है, और मैंने उसमें और भी चीजें मैंने बताई थी कि इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है वो यूरियोटॉलिक होता है या अमीनोटैलिक होता है, वो सब चीजें समझाई थी। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट तो हो गया बेटा गलत, क्योंकि फिश 2 चैम्बर है। हार्ट इज 4 चैम्बर इन बर्ड्स, ये सही हो गया। All animals of class amphibians are characterized by 2 pair of limbs। तो ध्यान रखना, जो एम्फीबियंस होते हैं ये टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों तरह के एनिमल्स होते हैं एम्फीबियंस, और ये एम्फीबियंस में 4 लिम्स होते हैं, या 4 लिम्स की जगह आप उसको 2 पेयर भी कह सकते हैं। तो हमारे पास 2 और 3 दोनों स्टेटमेंट सही हो गई। 4th कह रहा है ऑल रेप्टाइल्स रेस्पायर बाय लंग्स। यस, जो रेप्टाइल्स होते हैं ना बेटा, इन सभी रेप्टाइल्स के लंग्स होते हैं और इनका रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा ही होता है। इसकी 4th स्टेटमेंट भी सही है, दैट्स व्हाई वी हैव आंसर। हमारे पास आंसर हो जाएगा डेल्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टरीज कैरीज। अब देखो यहां पर आर्टरीज को लेकर के पूछा गया है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखना, जो हार्ट है, हार्ट बॉडी का सारा ब्लड, बॉडी का जितना भी ब्लड है वो सब हार्ट की तरफ जाता है। तो जो पाइप बॉडी का सारा ब्लड हार्ट की तरफ लेके जाता है, जो ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है उसे कहते हैं वेन्स। और हार्ट से जो पाइप बाहर निकलेगा, द पाइप विच इज टेकिंग अवे द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, यानी कि वो पाइप जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रहा है उसे कहते हैं आर्टरी। तो मैंने क्या बोला, आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं और वेन्स ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती हैं। अच्छा, ये ब्लड हार्ट की तरफ क्यों जाता है? बिकॉज हार्ट का काम होता है पंपिंग करना, और ब्लड को चाहिए ऑक्सीजन, जिससे डिफरेंट सेल्स को वो ऑक्सीजन दे सके। तो लंग्स से मिलेगी ऑक्सीजन, तो इसलिए हार्ट उस ब्लड को पंप करेगा लंग्स के पास, और लंग्स से वो ब्लड वापस हार्ट में आ जाएगा। ठीक है ना? तो अगर मैं इन दोनों पाइप्स की बात करूं तो इसमें से ये वाला आर्टरी हो जाएगा और ये वेन हो जाएगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, बॉडी से सारा ब्लड हार्ट में क्यों जा रहा है? मैंने आपको बताया बिकॉज हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मिलेगी लंग्स से, तो लंग्स के पास पहुंचाने का काम कौन करेगा? आर्टरीज, सॉरी हार्ट लंग्स तक पहुंचाएगा, हार्ट पंप करता है। तो बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, ऑक्सीजन लेने जा रहा है वो, तो ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और जबकि आर्टरीज जो हार्ट से निकल रही है उसमें होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब यहां एक छोटा सा आपको नोट ये करना है, ये वाली जो आर्टरी है जो हार्ट से निकल रही है और ये वाली जो वीन है जो हार्ट की तरफ जा रही है, ये 2 एक्सेप्शन है। दिस आर्टरी इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस वेन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन। इस पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इस वाली वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अदरवाइज सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेकिन इस आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड। सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेकिन इस वेन में ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि वो लंग से बाहर निकल रही है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो आर्टरीज क्या है, क्या कैरी कर रही है? प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी टिश्यूज। फिर सेकंड कह रहा है पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड, ये मैंने आपको बताया पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये लाइन भी आपकी क्लियर हो गई। जो वेन्स होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टुवर्ड्स द हार्ट, ये भी समझ में आ गया। ये सारी स्टेटमेंट इसी डायग्राम से संबंधित है। और फोर्थ कह रहा है पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप मुझे बताओ ये जो 4 स्टेटमेंट थी वो इस डायग्राम को लेकर है, ठीक है। तो हमारे पास चारों स्टेटमेंट सही आ रही है, दैट्स व्हाई वी हैव आंसर डेल्टा। एक छोटा सा क्विक ब्रीफ में आपको दोबारा दे देता हूं। हमारे शरीर का सारा ब्लड हार्ट की तरफ जाता है जिससे हार्ट उसे लंग्स की तरफ पंप कर सके और लंग्स से ऑक्सीजन मिल सके। तो जो बॉडी का ब्लड हार्ट की तरफ जाएगा वो वेन्स के द्वारा, तो इसलिए वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर जब लंग्स उनको ऑक्सीजन दे देंगे वो वापस हार्ट में आएगा, हार्ट उस ब्लड को वापस बॉडी में पंप करेगा। तो हार्ट से जो पाइप बाहर निकल रहा है वो आर्टरीज होती हैं और आर्टरीज कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन मैंने 2 चीजें आपको बताई कि एक तो पल्मोनरी आर्टरी का ध्यान रखना, एक पल्मोनरी वेन, ये 2 ऐसी हैं जो अपोजिट करती हैं। पल्मोनरी आर्टरी में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन से टाइप ऑफ सेल्स जो WBCs हैं। तो मैंने आपको इससे पहले डायग्राम दिखाया, उस डायग्राम में मैंने आपको बताया कि 5 प्रकार के WBCs होते हैं, ठीक है। एक आपका हो गया मोनोसाइट, एक न्यूट्रोफिल, एक इजनोफिल, एक लिम्फोसाइट और एक होता है बेसोफिल। तो ये सारे के सारे आपके क्या है बेटा, WBCs। तो ये आंसर हमारे पास हो गया ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following are the possible blood groups? अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मान लो माता और पिता का ब्लड ग्रुप आपको दिया है, माता पिता का एक का O है एक का AB है, तो पॉसिबिलिटी क्या है बच्चे के ब्लड ग्रुप की, ठीक है। यही बोला हुआ है कि पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स। तो इसको मैंने तरीका बताया था, याद करने का तरीका क्या है, आप जो ब्लड ग्रुप पेयर नहीं है उसको पेयर कर दो बाय O, पेयरिंग हो गई। दूसरा ऑलरेडी पेयर्ड है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन O इंटू A कॉमा O इंटू B कॉमा फिर O इंटू A यही आएगा और O इंटू B फिर से वापस यही आएगा, तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। अब हमें क्या बचा, हमारे पास A बचा और B बचा, O और O काट दो। तो जो पॉसिबल ब्लड ग्रुप है हमारे पास बच्चे का वो आएगा A, B, तो आंसर हो जाएगा ब्रावो, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर आपको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गर्म खून वाले होते हैं ना बेटा, ऐसे जानवर जो गर्म खून के होते हैं वो अपना बॉडी का टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, बाहर के इन्वायरमेंट से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर ठंडा है गर्म है, उनकी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी है वो अपने बॉडी के कांस्टेंट टेम्परेचर को खुद मेंटेन कर सके। जबकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट के मुताबिक जिनको अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, warm blooded animals can remain active in cold environment in which cold blooded animals can hardly move। बिल्कुल सही बात, बाहर ठंडा हो या गर्म हो warm blooded animals को फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को रिक्वायर एनर्जी, कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए देन वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये भी सही है बेटा। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या करते हैं ना, वो इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने शरीर को ढालते हैं और हाइबरनेशन में भी चले जाते हैं, तो उनको बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स को अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की कंजम्पशन ज्यादा करनी पड़ती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, दैट्स व्हाई वी हैव आंसर चार्ली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है कि सॉरी, क्वेश्चन इज कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब देखो कोगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब क्या है, क्लॉटिंग, सिंपल आप ऐसे मान के चलो, खून का थक्का जो बनता है, ठीक है। तो वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड है, अगर वो रोकना है, उसको प्रिवेंट करना है, तो वो प्रिवेंट कौन करेगा। तो ध्यान रखना, हमारे जो WBCs होते हैं, WBCs में एक होता है मोनोसाइट, एक होता है न्यूट्रोफिल, एक होता है इजनोफिल, एक लिम्फोसाइट और एक होता है बेसोफिल। तो जो बेसोफिल नाम का WBCs है, ये एक हेपरिन नाम का प्रोटीन सिक्रीट करता है, और इसी हेपरिन का, देखो ये लिखा है हेपरिन, यही हेपरिन का काम होता है ब्लड वेसल के अंदर ब्लड के थक्का जमने से रोकना, ब्लड की क्लॉटिंग होने से ब्लड के कोगुलेशन को रोकना। जो ये प्रोथ्रोम्बिन है ये भी क्लॉटिंग के लिए काम आता है। ये किसके लिए काम आता है, ये क्लॉट बनाने के लिए काम आता है और ये क्लॉट रोकने के लिए काम आता है। कैल्शियम आयंस की जरूरत भी क्लॉटिंग करने के लिए होती है, ठीक है। एल्बुमिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, एल्बुमिन क्या है बेटा, एक प्रोटीन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे क्लॉटिंग के लिए।
तो बच्चों देखो, जो ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं उनमें मैंने आपको बताया एक आरबीसीज होते हैं, एक आपको मैंने बताया डब्ल्यूबीसीज, और एक आपको बताया हमने प्लेटलेट्स। ठीक है, इनको हम अर्थ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स कह रहे हैं। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। डब्ल्यूबीसीज का काम होता है हमारी बॉडी को डिफेंड, एक डिफेंडिंग आर्मी की तरह, सोल्जर्स की तरह, इम्यूनिटी से संबंधित डब्ल्यूबीसीज रिस्पॉन्सिबल हैं। दे फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, एनी काइंड ऑफ एलर्जी, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन से लड़ते हैं। प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉटिंग में मदद करना। प्लेटलेट्स का फंक्शन है क्लॉटिंग करना। अगर शरीर में कहीं भी इंजरी होती है तो उस इंजरी वाले पार्ट में यही प्लेटलेट्स ब्रेक होकर के कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन्स में। थ्रोम्बोप्लास्टिन से फिर तरह तरह के प्रोटीन एक्टिव होते चले जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस एंड विटामिन के, और फिर वहां बन जाता है एक मैश से बन जाता है क्लॉट। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में मदद कर रहे हैं, प्लेटलेट्स आरबीसी ये सेल्स हैं, ये ब्लड सेल्स हैं, तो हमारे पास आंसर बेटा इसमें क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट, क्योंकि थ्रोम्बोसाइट इज दी बायोलॉजिकल नेम ऑफ प्लेटलेट्स। लिम्फोसाइट एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी है, अर्थ्रोसाइट आरबीसी को कहते हैं, ये भी मोनोसाइट भी एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ह्यूमन हार्ट को लेकर के इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, चलो लेट्स सी। लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न फ्रॉम द लंग्स, आपको गलत बताना है। तो देखो, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, हार्ट के 4 चैम्बर है। ठीक है, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बॉडी का सारा ब्लड सबसे पहले राइट ऑरिकल में आता है। तो जो बॉडी का ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड आता है। तो राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। फिर वो ब्लड कहाँ जाता है, राइट ऑरिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से जाता है, राइट ऑरिकल से जाता है राइट वेंट्रिकल में, वहां से जाता है लंग्स में, लंग्स के बाद जाता है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर एओर्टा के द्वारा वापस बॉडी में। ये ध्यान रखना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल ने उसको पंप कर दिया लंग्स में, लंग्स से उसने ऑक्सीजन उठाई, लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। अब यहां देखो उन्होंने क्या बोला, लेफ्ट आर्ट्रियम या ऑरिकल, तो वो रिसीव क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस, लेफ्ट ऑरिकल लंग्स के बाद आ रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा लंग्स से, ये स्टेटमेंट तो सही हो गई। दूसरा क्या कह रहा है, राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकल वॉल इज कॉल्ड बाइकस्पिड। अब ये क्या है समझना, जब हमारे हार्ट के ऊपर के 2 चैम्बर्स की भरने की बारी आती है, तो जब ऑरिकल्स भरते हैं तो ऑरिकल्स तब भरेंगे जब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का जो पैसेज है वो पैसेज बंद होगा। जब तक ऑरिकल के चैम्बर्स और वेंट्रिकल के चैम्बर्स के बीच का जो पैसेज है, जब तक वो पैसेज बंद नहीं होगा तब तक ऑरिकल्स नहीं भरेंगे। तो जब ऑरिकल्स की भरने की बारी आती है तो इन्हीं पैसेज में यहां पर कुछ वॉल्व्स होती हैं। तो जो ये वाली वॉल्व है, पहली वॉल्व, और ये दूसरी वॉल्व, तो पहली वाली वॉल्व को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहा जाता है, ट्राइकस्पिड। और दूसरी वाली वॉल्व को कहा जाता है बाइकस्पिड। तो यहां पर उन्होंने एक नाम क्या लिखा है, बाइकस्पिड, यही गलत हो गया। उसको ट्राइकस्पिड कहते हैं, बाइकस्पिड नहीं कहते। बाकी 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं। वेंट्रिकल्स जो होते हैं ये ज्यादा थिकर होते हैं मस्कुलर वॉल्व्स में आर्टरियस के मुकाबले। उसका कारण क्या है ना, ऑरिकल्स में बॉडी से ब्लड आया, लेकिन वेंट्रिकल्स को ब्लड को पंप करना है दूर तक, लंग्स तक और बॉडी तक। तो इसीलिए वेंट्रिकल्स की जो मांसपेशियां हैं वो ऑरिकल्स के मुकाबले कंपैरेटिवली ज्यादा मस्कुलर होती हैं। तो ये भी सही हो गया। वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल, अच्छा यहां ये भी ध्यान रखो, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो ज्यादा मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना है लंग्स तक केवल, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना है पूरी बॉडी तक। तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर मस्कुलर। तो इसलिए हमारी जो 4th ऑप्शन है वो स्टेटमेंट भी सही हो गई। ठीक है, तो मैंने चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following chambers of human heart receives deoxygenated blood from the body? तो मैंने आपको बताया डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आता है वो सबसे पहले राइट ऑरिकल में या राइट आर्ट्रियम में आता है बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following organs of the human body breaks down? अब देखो हमारे जो आरबीसीज होते हैं ना बेटा, ये आरबीसीज जिनको आप
अर्थ्रोसाइट्स कहते हैं, इनका एक लाइफ स्पैन होता है और वो लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का। 120 दिन के बाद ये चले जाते हैं लिवर या स्प्लीन में जाके, और ये क्या करते हैं, ये लिवर या स्प्लीन, लिवर तो इन डेड आरबीसीज को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स में, और स्प्लीन क्या करता है, इन्हीं ओल्ड आरबीसी में से आयरन को निकाल देता है। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है, स्प्लीन, तो हमारे पास आंसर भी डेल्टा, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोर करने का काम आता है बाइल को, किडनी का काम होता है फिल्टर करना, आरबीसी के प्रोडक्शन को एक्टिवेट करना, विटामिन डी को एक्टिवेट करना, और पैनक्रियास के काम होते हैं एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज करना। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने मिसलेनियस भी उठाए हैं, जिससे आपके और भी सारे टॉपिक्स कवर हो सके। ठीक है, केवल फिजियोलॉजी ना हो, और भी टॉपिक्स कवर हो सके, तो मैंने और क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की हेडिंग में डाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ टेबल, मैंने आपको यहाँ पर आपके लिए ये टेबल इसलिए लेकर आया हूँ कि आपको ये टेबल याद करके जाना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वाइटामिन्स को लेकर। हमारे जो वाइटामिन्स हैं, ये देखो, एक चैप्टर है न्यूट्रिशन, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, न्यूट्रिशन। हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है, और न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, क्योंकि कई प्रकार की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हमें करनी है, और ये न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स और इसके अलावा कुछ माइक्रो एलिमेंट्स भी आते हैं, और उन्हीं माइक्रो एलिमेंट्स में एक है विटामिन्स। विटामिन्स जो होते हैं ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं, बहुत एसेंशियल होते हैं। और विटामिन्स कितने हैं टोटल बेटा, 13। इनमें से जो विटामिन बी और सी है ये वाटर सॉल्युबल है, जबकि ए, डी, ई, के ये आपके फैट सॉल्युबल है, ये आप ध्यान रखना। और जो विटामिन बी है ये फर्दर डिवाइड होता है B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 एंड 12। तो इसीलिए 8 प्रकार के तो विटामिन बी हो गए, और इसके अलावा जो आपके बचे वो अलग। ठीक है ना, तो इसलिए वी हैव 13 जो है 13 आपके विटामिन हो गए, क्योंकि विटामिन बी 8 विटामिन डी हो गए टाइप्स, एक 4 ये हो गए और एक सी हो गया, 13 हो गए। अच्छा, इसमें आपको विटामिन के सारे केमिकल नेम लिखे हुए हैं। जैसे विटामिन ए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका केमिकल नेम नहीं लिखा, रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है बेटा, रेटिनॉल। फिर इसका थायमीन, फिर राइबोफ्लेविन, फिर नियासिन या निकोटिनिक एसिड, फिर पैंथोथेनिक एसिड, फिर पायरिडॉक्सिन, फिर फोलिक एसिड। ठीक है, इसमें एक विटामिन B7 नहीं दिया गया, उसका नाम है बायोटिन। फिर एक है विटामिन B12, इसका नाम है साइनोकोबलामिन। फिर विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफिरॉल, विटामिन ई का टोकोफिरॉल और विटामिन के का फाइलोक्विनोन। ठीक है, तो आपको ये केमिकल नेम्स याद करने हैं। और इन विटामिन की कमी की वजह से, कुछ डेफिशिएंसी होने की वजह से कुछ डिजीज हो जाती हैं, और वो डिजीज आपके एग्जाम में रेगुलर पूछी जाती है। तो किस तरह से पूछी जाती है, क्वेश्चंस के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे उन्होंने बोला 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पूछा इनमें से कौन से विटामिन हैं, तो देखते हैं। देखो, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है, ठीक है। इसके बाद फोलिक एसिड B9 हो गया, पैंथोथेनिक एसिड B9, ये B5 हो गया, ये B3 हो गया। तो ये तो सारे के सारे विटामिन हैं, ये C, ये B3, ये B9, ये B5। तो दैट्स व्हाई वी हैव आंसर अल्फा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी डेफिशिएंसी ज़ेरोफ्थैल्मिया हो जाता है। तो देखो, जो विटामिन ए है इससे 3 बीमारियां होती है। एक तो ड्राई आई, क्योंकि विटामिन ए से ही टीयर बनते हैं, और विटामिन ए नहीं मिलेगा तो टीयर्स नहीं बनेंगे, टीयर्स नहीं बनेंगे तो आई ड्राई हो जाएगी, और ड्राई आई रहने से क्या होता है, ज़ेरोफ्थैल्मिया, आंखें खराब हो जाती है, उसी को आंखों की बीमारी ज़ेरोफ्थैल्मिया कहते हैं। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से डर्माटोसिस, स्किन की बीमारी भी होती है, और नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है। तो वी हैव आंसर चार्ली। ठीक है बेटा, द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। अब देखो, क्लॉटिंग, तो मैंने आपको बताया था क्लॉटिंग के लिए जो प्लेटलेट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ये प्लेटलेट्स क्लॉटिंग 2 चीज़ों के प्रेजेंस में करते हैं, एक विटामिन के और एक कैल्शियम आयंस। तो यहां पर उन्होंने विटामिन पूछा था, तो वी हैव आंसर डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहां पर कुछ माइक्रो एलिमेंट्स दिए हुए हैं और पूछा गया है इनका फंक्शन किससे रिलेटेड है। तो देखो, आयोडीन हमारे थायरोक्सिन के लिए जरूरी होता है, आपको मैंने बताया बेटा, हार्मोन थायरोक्सिन। ठीक है, तो थायरोक्सिन वर्ड इसमें आ रहा है, तो इसका तो 2 हो गया। आयरन जो होता है, आयरन हमारे हीमोग्लोबिन, देखो हीमो माने आयरन होता है और ग्लोबिन माने होता है प्रोटीन, तो इसका मतलब बी का 3 हो गया, तो 2, 3, तो इसका मतलब 1 होगा, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, अल्फा। आप एक चीज और नोट कर सकते हैं,
जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो तो कैल्शियम कर रहा है, तो मांसपेशियों का जो रिलैक्सेशन होगा वो ध्यान रखना मैग्नीशियम करता है। हमारी मांसपेशियों की स्टडी को मायोलॉजी कहते हैं। मांसपेशियों के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों जरूरी हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ये रिलैक्सेशन के लिए, यहां तक कि मैग्नीशियम तो मसल्स के फॉर्मेशन के लिए भी चाहिए, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें, ये दो चीजें पॉइंट एक्स्ट्रा हैं आपको मैंने बताए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाएगा? तो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसके नाम ध्यान रखना है, केमिकल नेम। इसका केमिकल नेम मैंने आपको बताया था थायमीन, इसका मैंने बताया था राइबोफ्लेविन, ठीक है। ये पारिडॉक्सिन और विटामिन बी का होता है, B12 का होता है साइनोकोबालामीन, और उसी में कोबाल वर्ड आ रहा है, तो ये कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ, तो ध्यान रखें, मैंने आपको जब फोटोसिंथेसिस बताया था, तो प्लांट्स जब क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला विजिबल प्रोडक्ट स्टार्च निकलता है। तो प्लांट्स जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, क्योंकि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, जैसे चावल में क्या होता है, स्टार्च होता है, वो एक कार्बोहाइड्रेट है, तो प्लांट्स अपने पास जो फूड स्टोर करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में। और मैंने आपको हार्मोन्स में बताया था, हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर लेवल बढ़ने पर इंसुलिन उस एक्स्ट्रा शुगर को लिवर को दे देता है, लिवर उसको अपने पास ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। तो एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में, तो हमारे पास आंसर आ गया ब्रावो। नेक्स्ट, इसके बाद आपसे पूछा गया है विटामिन्स को मैच करना है उनके फंक्शंस को लेकर के, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो विटामिन ए बी सी डी, आप इसको रीड करो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी ड्रिंक वाटर। तो आप इसको रीड करो, आपको पूछा गया है विटामिन ए, अब आप मुझे बता सकते हैं ए सी डी और B9, बहुत ईजी है। विटामिन B9 तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए, RBC के फॉर्मेशन के लिए विटामिन B9 चाहिए, ठीक है। कोलेजन, ये कोलेजन ना एक प्रोटीन है बेटा, ठीक है, ये प्रोटीन हमारी स्किन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? स्किन में। और ये कोलेजन नाम का प्रोटीन टिश्यूज को बाइंड करके रखता है, और इसके लिए विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और यहां विजन आ गया, तो विजन तो मैंने आपको भी बताया था, विटामिन ए, डर्माटोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोफ्थेल्मिया, तो ये विटामिन ए, तो मैंने 3 के तो ऑलरेडी बता दिए, बाकी आप देखो, एक बार ट्राई करो। तो अब देखें, मैंने आपको क्या क्या बताया बच्चों। विटामिन B9 के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया? 5 आ गया। विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी तो सिंपल सी बात है, कैल्शियम, तो इसका आंसर हमारे पास 2 होगा। विटामिन सी के लिए मैंने आपको क्या बता दिया? विटामिन सी के लिए मैंने 4 बता दिया, तो 4 to 5 किस में आ रहा है? एक ही में आ रहा है, ये रहा 4 to 5, इजंट इट। और उससे आपको पता चला कि विटामिन ए के लिए हमें क्या चाहिए? ये 3, ये 3 क्या है, मैंने आपको लिख भी रखा है, ठीक है। अच्छा देखो, जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, यहां पर लिखा है ना एक असिस्ट इन नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन, तो इसके लिए विटामिन बी रिस्पॉन्सिबल है, ओके। अच्छा, बाकी मैंने आपको सारे मैच करा दिए हैं, आपको इन 4 को इन 5 में से किसी 4 से मैच कराना था, तो हमें क्योंकि सारे मैच कराने हैं इसलिए हमारे पास आंसर भी आ गया ब्रावो। चलिए नेक्स्ट, प्लांट्स डेवलपिंग इन ड्राई कंडीशन। अब देखो, ये ज्योग्राफी और बायो दोनों का क्वेश्चन है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ऐसे पेड़ पौधे जो ड्राई कंडीशन में उगते हैं उनको कहते हैं ज़ेरोफाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा? ज़ेरोफाइट्स। जो पानी में पनपते हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, जो खारे पानी में पनपते हैं उन्हें कहते हैं हेलोफाइट्स। तो हमारे पास आंसर हुआ अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका प्लांट टिश्यू को लेकर क्वेश्चन आ गया। देखो, प्लांट टिश्यूज जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और एक होते हैं आपके परमानेंट। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो फर्दर 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एपिकल, दूसरे होते हैं इंटरकैलरी और तीसरे होते हैं लेटरल। तीनों का क्या मतलब है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जहां पर सेल डिवीजन हो रहा है फॉर द ग्रोथ, फॉर डेवलपमेंट, जहां पर कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है, और ये ज्यादातर कहां होता है? जहां टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। तो जहां लॉन्गिट्यूडनली पेड़ को बढ़ना है वो एपिकल है, ये इसको लेंथ वाइज बढ़ाएगा। जहां उसके डायमीटर को बढ़ना है यानी कि विड्थ, वो लेटरल कहलाता है। और नोड्स के बीच में पाए जाने वाला, नोड्स को बढ़ाना यानी कि किसी भी ब्रांच, जो ब्रांच जहां से निकली हो, 2 ब्रांचों के बीच का, जैसे ये एक पौधा है, इसकी एक ब्रांच ये निकली हुई और एक ब्रांच ये निकली हुई, एक ब्रांच ये निकली हुई,
ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनोड। तो इस वाले पार्ट को बढ़ाने का काम जहां इंटरनोड पाया जाता है उसको कहते हैं इंटर कैलरी। या कभी आपने देखा होगा किसी भी पत्ती के नीचे आपको जब उसको ऐसे फील करोगे तो हल्का सा उभार नजर आएगा, तो वो उभार जो फील होता है वो ही इंटर कैलरी है। या किसी बांस के पेड़ में आपको बीच में जो जॉइंट्स दिखते हैं वो भी इंटर कैलरी माना जाता है। फिर परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं ना, ये परमानेंट टिश्यूज को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका बेटा सिंपल और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें तो दो चीजें आती हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है। इसके बाद जो सिंपल वाला होता है ये तीन प्रकार के होते हैं, एक पेरेन्काइमा, एक कोलेनकाइमा और एक स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों का ही यहां पर नाम लिया गया है। पेरेन्काइमा का काम होता है फूड को स्टोर करना। किसको स्टोर करना? फूड को स्टोर करना या बायोन्सी प्रोवाइड कराना। जो कोलेनकाइमा होता है इसका काम होता है किसी भी पेड़ की शाखा को अगर आप उसको मोड़ पा रहे हो, यानी कि उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो फ्लेक्सिबिलिटी इस कोलेनकाइमा की वजह से होती है। ये स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या होता है? आपने देखा होगा नारियल के ऊपर जो कवरिंग होती है हस्क ऑफ अ कोकोनट, ये आपका स्क्लेरेन्काइमा होता है जो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, हार्डनेस प्रोवाइड कराता है। तो हमारे पास इसी को लेकर के स्टेटमेंट पूछे गए हैं। पेरेन्काइमा सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और फूड स्टोर करता है, बिल्कुल सही बात है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमारे पास कोलेनकाइमा है, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। स्क्लेरेन्काइमा उस प्लांट को हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड कराता है। यहां तीनों स्टेटमेंट सही है हमारे। सो दैट्स व्हाई वी हैव आंसर डेल्टा। ठीक है। अब ध्यान रखें, मैंने आपको ये चैप्टर जब पढ़ाया था तो उसमें सब नोट्स प्रॉपर विद एग्जांपल्स दिए थे, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, इजी रहेगा आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इतना सा बताना है जो सेल्यूलोज है ये किस में पाया जाता है, फ्रक्टोज किस में पाया जाता है। तो ध्यान रखो, जो हनी है, हनी में सीधा आप कर सकते हैं फ्रक्टोज। हनी में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। शुगर केन में सुक्रोज पाया जाता है। अब बचा आपका कॉटन और स्टार्च। तो आपको पता है कॉटन में सेल्यूलोज होगा और माल्टोस में स्टार्च होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया? वी हैव 3-1। तो 3-1 केवल एक ही में आ रहा है, अल्फा। अगर आपने शुरू के दो भी सॉल्व कर लिए होते तो भी आपको आंसर मिल जाता। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास बच्चों? अल्फा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिबल पोर्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज नॉट अ स्टेम। अब देखो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, आपने रूट सिस्टम और शूट सिस्टम पढ़ा होगा, यानी कि कई ऐसे आपकी चीजें होती हैं जिनको आप जड़ कहते हो और कुछ आप वेजिटेबल्स को कुछ ऐसे एडिबल पार्ट होते हैं जिनको आप तना कहते हो। तो यहां पर आपसे स्टेम के बारे में पूछा गया कि जो स्टेम नहीं है। अब ध्यान रखें, जो आलू है, जो जिंजर है, जो कॉर्न ऑफ कोलोकेशिया, ये कॉर्न ऑफ कोलोकेशिया अरबी को कहा गया है, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो स्टेम में आते हैं। ये तीनों किस में आते हैं बेटा? स्टेम में आते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आलू आप कहो कि सर जमीन के अंदर है फिर भी स्टेम। यस बेटा। अब जैसे जो स्वीट पोटैटो है, ये स्वीट पोटैटो को रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूट। जो आपका रेडिश है, कैरेट है, उसको भी रूट कहा जाता है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, स्वीट पोटैटो इज अ रूट, ऑल थ्री ऑफ देम आर स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर बार्क ऑफ द वुडी प्लांट। अब आप ये ध्यान रखें, जो पेड़ की छाल होती है तो उस पेड़ की छाल का जो इनर बार्क है इसी को आप फ्लोएम कहते हैं। दिस इज फ्लोएम। तो एक्चुअली में वो किसकी बात कर रहा है? फ्लोएम की बात कर रहा है। तो फ्लोएम किस चीज के लिए काम आता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आता है। तो आप मुझे बताएं, यहां पर फूड ट्रांसपोर्ट करने का कहीं लिखा है? तो देखो ये तो ट्रांसपोर्ट मिनरल वाटर कर रहा है, ये जाइलम का काम है। ठीक है। फूड देखो यहां पर आ रहा है फूड वर्ड, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया बच्चों? चार्ली। बहुत इजी है ना। बस एक छोटा सा चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको नोट्स में बताया था, इनर बार्क को फ्लोएम कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटरल मेरिस्टेम। तो आपको मैंने अभी बताया कि जो हमारे प्लांट टिश्यूज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में तीन आते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो जो लेटरल मेरिस्टेम है ये उसकी विड्थ डायमीटर बढ़ाने के लिए काम करता है। तो विड्थ इसमें कहां आ रही है? थिकनेस। ये एपिकल का काम होगा। किसका काम होगा? एपिकल। तो ग्रोथ ऑफ थिकनेस कौन करेगा? लेटरल मेरिस्टेम। तो हमारे पास इजी आंसर आ गया चार्ली। अगला क्वेश्चन, ए रोलर। अब यहां पर आपको एनिमल टिश्यूज को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। देखो एनिमल टिश्यू जो हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
तो आप ध्यान रखना, एक होते हैं एपिथेलियल, एक होते हैं नर्वस, एक होते हैं कार्डियक, एक होते हैं स्केलेटल और एक होते हैं कनेक्टिव। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, इनमें फिर आते हैं टेंडन्स, लिगामेंट्स, एडिपोस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें एक ए रोलर है। ए रोलर का काम क्या होता है, ये हमारी स्किन को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। तो स्किन को मांसपेशी से जोड़ने वाले, मसल से जोड़ने वाले टिश्यूज को कहते हैं ए रोलर, और ये पाए जाते हैं बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, ये सही है, एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन द बोन मैरो। इसके बाद क्या कह रहा है, फैट अ स्ट्रॉन्ग एडिपोज टिश्यू। यस, हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट जमा होता है उसी एक्स्ट्रा फैट को एडिपोज टिश्यू कहते हैं, और ये फाउंड होता है बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। और ध्यान रखना, इंटरनल ऑर्गन्स को वाइसरल, वहां जमा होने वाले फैट को वाइसरल फैट भी कहा जाता है। ये ध्यान रहेगा, क्या कहा जाता है बच्चों, वाइसरल फैट। जबकि जो स्किन में जमा होने वाला फैट है वो अलग है, और इंटरनल ऑर्गन्स में जमा होने वाला फैट क्या है, वो डिफरेंट है। तो अब यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दोबारा सुनना, मैंने कहा कनेक्टिव टिश्यू जो स्किन को मसल से जोड़ेगा वो एरोलर है, और जो हमारे एक्स्ट्रा फैट जमा होता है उसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू। तो ये एडिपोज टिश्यू कहां पाया जाता है, हमारे स्किन और ऑर्गन्स के बीच में जहां पर फैट जमा हो रहा है। और ये वाला जो एरोलर टिश्यूज है ये ज्यादातर ब्लड वेसल्स के अराउंड भी होगा, है ना, या स्किन जहां पर मसल से अटैच है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, वी है, दैट्स व्हाई वी हैव आंसर चार्ली। ओके, आप एक एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको बोला नोट करना, इंटरनल ऑर्गन्स में जो फैट होता है उसे वाइसरल फैट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाइसरल फैट। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है मिनरल्स इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो हमारी मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मैंने आपको अभी बताया था, मांसपेशी के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए, आंसर अल्फा, बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, इनमें से आपको बताना है कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं। मैंने आपको बोला था, देखो सबसे पहली चीज टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये दो के बारे में पहले बता दूं। जो टेंडन्स होते हैं ना और जो लिगामेंट्स होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। बोन को बोन से जोड़ने वाले टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं बेटा। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले क्या होते हैं, लिगामेंट। और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले या फिर मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने वाले, मसल टू मसल्स, उन्हें कहते हैं टेंडन। तो यहां पर एक लिगामेंट आ रहा है, एक टेंडन आ रहा है, तो 2, 3 और 4 तो कंफर्म है। एक चीज और देखो, हमारा जो ब्लड है, जब हमने ब्लड टॉपिक पढ़ा था तो मैंने उसमें लिखवाया था, पहली लाइन लिखवाई थी, ब्लड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड भी एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो हमें 3, 4 के साथ 1 भी चाहिए, तो दैट्स व्हाई वी हैव आंसर चार्ली। बोन इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, ये ध्यान रहेगा। चलिए, गुड। नेक्स्ट, इसके बाद आपसे पूछा गया है बाइसेक्सुअल एनिमल। अब देखो, बाइसेक्सुअल एनिमल का मतलब हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, ऐसे एनिमल किंगडम का वो फाइलम जो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब होता है जिनमें मेल फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स मौजूद हो। तो ये जो अर्थवर्म है ये बाइसेक्सुअल होते हैं, इसको ये एनिलिडा नाम के फाइलम में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, एनिलिडा नाम के फाइलम में आते हैं। जबकि राउंडवर्म किस में आते हैं, राउंडवर्म आते हैं नीमाटोड। किसमें आते हैं बेटा, नीमाटोड। और जो आपके हाउसफ्लाई और हनी भी है ये आते हैं आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, तो आप तो एक ये भी ध्यान रखो कि जो हनी बी है और हाउसफ्लाई है ये दोनों आते हैं आर्थ्रोपोडा में, राउंडवर्म आता है नीमाटोड में, अर्थवर्म आता है एनिलिडा। और मैंने एनिलिडा में बताया था एनिलिडा आर हर्माफ्रोडाइट्स यानी कि बाइसेक्सुअल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन बॉडी व्हाट इज द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स। अब देखो, सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स होती हैं, यानी कि जो हमारी वर्टिब्रेट्स, सर्वाइकल छोड़ो, वर्टिब्रेट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ठीक है, जिसमें सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बर, सैक्रल, कॉर्डल, ये 5 चीजें होती हैं। और ये 5 चीजों में जो हड्डियां होती है वो भी मैंने आपको बताई थी, उसका एक डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, ये डायग्राम दिख रहा है, सबसे ऊपर वाली आपको दिख रही है, तो 7 है ऊपर की, जो 7 है वो सर्वाइकल है, उसके बाद जो 12 है वो थोरैसिक है, उसके बाद जो 5 आती है वो लुम्बर होती है। ठीक है, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसमें 26 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डी, 26। तो 7 ये हो गई, 12 ये हो गई, 19, 5 ये हो गई, ठीक है 24, और उसके बाद एक आपकी सैक्रम और एक कॉकेक्स, इसी कॉकेक्स को कॉर्डल भी कहते हैं। बच्चों में ध्यान रखना, बच्चों में यही सैक्रम और यही कॉकेक्स मल्टीपल होती है।
ठीक है, 4-5, वो बाद में धीरे 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 जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फ्यूज हो जाती है। तो बच्चों में पाई जाती है 33, बच्चों में कितनी पाई जाती है 33, और ये सैक्रम और कॉर्डल आप वो अपने आप में फ्यूज हो जाती है, तो ये सिंगल सिंगल हो जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने सर्वाइकल पूछी थी, तो हमारे पास कितनी है सर्वाइकल 7, तो इसी वजह से बेटा हमारे पास आंसर भी क्या हो गया 7। आप चाहो तो इसकी फोटो ले सकते हो, यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि रिगार्डिंग ह्यूमन रेस्पिरेशन। देखो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में सबसे पहले एक वर्ड आता है ब्रीथिंग। हम जब एयर इनहेल करते हैं और जब एयर एक्सहेल करते हैं तो हमारे इस चेस्ट, इस रिब्स केज में, हमारे रिब केज के नीचे जो डायफ्राम है इसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, रेस्पिरेशन में जब ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है तो ब्रीथिंग के दौरान इन ह्यूमंस इसमें इन्वॉल्व क्या होगा, मूवमेंट ऑफ रिब केज एंड डायफ्राम। यस बिल्कुल सही है। जब आप लिंग्स इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं, एयर को हमने इनहेल किया, तो इनहेल के वक्त क्या होता है, जो डायफ्राम होता है ना ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये इट विल पुल डाउनवर्ड्स, इट विल पुल डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, आप एयर इनहेल करो तो एयर इनहेल करते समय जो डायफ्राम है वो नीचे पुल हो रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमें रिब केज का भी मूवमेंट दिखता है। किसका मूवमेंट, रिब केज, हमारे रिब केज का भी मूवमेंट होगा, डायफ्राम का भी। पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि किसी भी इंडिविजुअल में जब वो एयर एक्सहेल करेगा तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नो, मैंने कहा कि इनहेल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सहेल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सपैंड करेगा, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई यहां पे। तो दैट्स व्हाई वी हैव आंसर अल्फा। वंस पहली स्टेटमेंट क्या है हमारी सही है, क्योंकि आपको बताना था करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन। तो देखो यहां पे मैंने डायग्राम भी दिख रखा है, ये दिख रहा है डायफ्राम, ये डायफ्राम है आपका, ये डायफ्राम है, ये एब्डोमिनल कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी। ठीक है, दिस इज स्टर्नम, ये आपके स्टर्नम है और ये आपका रिब केज है, ये क्या है आपका रिब केज। ठीक है, तो यहां पर आपके जो रिब केज होते हैं 12 पेयर होते हैं, एक स्टर्नम को मिलाकर के टोटल 25 हड्डियां यहां हो जाती हैं आपकी। देयर आर 25 बोन्स यहां पर हो जाती हैं, एक स्टर्नम हो गया और एक रिब केज में 12 पेयर, 12 पेयर मतलब 24, 24 और एक 25। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। हाउ आर एवरग्रीन प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स हैव नेकेड सीड्स क्लासिफाइड। देखो मैंने इसके ऊपर मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम को जब आप क्लासिफाई करते हैं तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी, ऐसे प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करने का एक फाइनली एक आधार क्या होता है, बॉडी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बॉडी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बॉडी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते वो मैंने आपको बताया था थैलोफाइटा, जिनको कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा। अच्छा, जिनको कर सकते हैं उसको फिर मैंने डिवाइड किया था, वेस्कुलर बंडल एब्सेंट वो ब्रायोफाइटा। फिर जिनमें प्रेजेंट होते हैं उसको मैंने डिवाइड किया था, मैंने किस में डिवाइड किया था, सीड्स बनाने वाले, सीड्स ना बनाने वाले। जो सीड्स नहीं बनाते उनको कहते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बाद फिर मैंने आपको बताया था सीड्स बनाने वालों में भी दो कैटेगरी आती है, एक होता है नेकेड सीड, डायरेक्ट बीज, और एक होता है क्या, इनसाइड फ्रूट, फल के अंदर। तो जो फलों के अंदर वाले होते हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म, क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म, और नेकेड सीड वाले क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म। तो यहां पर आपसे क्या पूछा है, नेकेड सीड वाले, तो जो नेकेड सीड है वो क्या आ गई, जिम्नोस्पर्म। ये वाले क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म, इनसाइड फ्रूट वाले। टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं जो बीज नहीं बनाते, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। ये मोनोकोटिलेडन्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि एक बीज पत्ती या दुई बीज पत्ती, जैसे घास, वीट, ये मोनोकोटिलेडन्स है। ठीक है ना, एप्पल क्या है, डाइकोटिलेडन्स है। तो मोनोकॉट और डाइकॉट को फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है एंजियोस्पर्म। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हमारे पास आ गया, जिम्नोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां मैंने आपको एक फोटो भी दे रखी है, इसकी फोटो क्लिक कर सकते हो बेटा, चेक कर लो, इसकी फोटो क्लिक कर लो। यहां पर मेंशन किया है मैंने, प्लांट्स को हमने डिफरेंशिएट किया, बॉडी डिफरेंशिएट नहीं हो सकती, थैलोफाइटा डिफरेंशिएट हो सकती है, फिर उसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। अगर वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है तो ब्रायोफाइटा, फिर प्रेजेंट है तो हमने डिवाइड किया, सीड नहीं बनाते, टेरिडोफाइटा, सीड बनाते हैं तो सीड नेकेड सीड है या इनसाइड फ्रूट है, नेकेड सीड है तो जिम्नोस्पर्म, इनसाइड फ्रूट है तो एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म को फिर डिवाइड किया, दो कॉटिलेडन, सिंगल कॉटिलेडन, डाइकॉट और मोनोकॉट। तो ये इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप इसकी एक फोटो क्लिक करके अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। चलो अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट सर्किट ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क। अब ये क्या कह रहा है, देखो नर्वस सिस्टम में
मानो आपने किसी गर्म प्रेस को आपने छुआ, तो क्या होगा? सबसे पहले गर्म प्रेस को छूने का मतलब है रिसेप्टर, यानी कि जिसने रिसीव किया वो उस चीज को रिसीव करेगा, फिर वो सिग्नल भेजेगा सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा, सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को लेके जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, फिर स्पाइनल कॉर्ड जब अपना एक्शन बताएगी तो मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को वापस लेकर आएगी उस इफेक्टर ऑर्गन की तरफ। तो यहां आपसे पूछा गया था कि सीक्वेंस क्या रहेगा रिफ्लेक्स का आपका, तो वो आपका आंसर है बच्चों, ब्रावो। सबसे पहले उस रिसेप्टर पे वो मैसेज आएगा, वो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज वापस लेकर आएगा ये आपका मोटर न्यूरॉन इफेक्टर ऑर्गन तक। ठीक है ना? तो दिस इज योर चैप्टर कंप्लीट। तो ध्यान रखें, ये एक ब्रेन का डायग्राम और है, आप एक बार इसको चेक कर लो। यहां पर नर्वस सिस्टम में मैंने कुछ चीजें बता रखी है। देखो ये ब्रेन दिख रहा है, तो ब्रेन का सबसे बड़ा वाला जो पार्ट होता है, ये जो ग्रे रंग का पार्ट है, दिस इज सेरिब्रम, ये सेरिब्रम है। फिर ये वाला आपका सेरिबेलम है, और यहां आपका मेडुला ऑब्लांगेंटा होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। फिर मैंने ब्रेन में भी बता रखा है कि आगे वाले पार्ट को फ्रंटल लोब, बीच वाले पार्ट को पेरिटल लोब, पीछे वाले पार्ट को ऑसिपिटल लोब, और नीचे वाले पार्ट को टेम्पोरल लोब कहते हैं। ठीक है ना? तो यहां आपको थोड़ा सा मैंने ब्रेन का भी क्लासिफिकेशन दे दिया है, आप ये ध्यान रखें। तो ये था आपके वन शॉट मैराथन बायोलॉजी। और मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे इस सेशन को जिन बच्चों ने एंड तक देखा है उन्हें डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको काफी सारे टॉपिक्स मैंने कोशिश करी है सभी टॉपिक्स को क्वेश्चंस के आधार पर कवर करने की। तो उम्मीद करता हूं आप अपने एग्जाम में और बेहतर करेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।